और अल्लाह पाक हमारी इस काविश को इसी तरह ही लेके रास्ते बनाते रहें और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब, मैं आपसे कहूँगा कि एक सवीनियर शील्ड अपने डॉक्टर साहब को देनी है। डॉक्टर साहब आइएगा प्लीज़। करवा लें। चलो ठीक। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मेरा नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ है। आई एम करंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड HOD मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर। और HPSCR के साथ जो है वो काफ़ी पुराना जो है वो हमारा रिलेशन है। तो उसी सिलसिले में जो है वो आज एक ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ बेसिक, मैंने कहा कि बेसिकली सारे जो HPSCR के कंट्रैक्टर हैं वो दूसरे हैं, दे नॉर्मली वर्क सारे जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं ज़्यादा। तो उसमें कुछ हो सकता है कि वी कैन ऐड एकेडमिक टाइप थोड़ी प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा सा बेयर करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि साथ उसमें रियल टाइम एग्जांपल्स और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हेल्प आउट कर सके मे बी कंट्रैक्टर्स को या अपने जो जॉब्स हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़। ये स्पीकर आपके साथ लिंक है? आपके साथ लिंक है। चलें, हाँ, अभी साइलेंट होते फिर हम थोड़ा सा चेक करें। तो वी विल वेलकम टू ऑल। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक इंफॉर्मेशन। सर ये नज़र आ रहा है सबको? एवरीबॉडी कैन सी? आपको नज़र आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा क्लियर होगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक जार्गन और कोड्स। तो वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। तो एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट हैबिट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी बेसिकली असूल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी यू हैव टू डू मैनी थिंग्स रिपीटेडली बट डिफरेंटली। उसमें यूनिकनेस का एक एलिमेंट होता है। तो अ मैन हु हैज़ द नॉलेज बट लैक्स द पावर टू एक्सप्रेस इट इज़ नॉट बेटर ऑफ देन इफ ही नेवर हैड एनी आइडियाज एट ऑल। ये थोड़े से कोटेशन है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ कोटेशन मैंने जो है वो सर्च किए थे। तो ऑपरेशन कीप्स द लाइट्स ऑन, स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द ट्रेन इंजन दैट मूव्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। बेसिकली आपने सारे इंडस्ट्री में काम भी किया होगा, देखा भी होगा, लेकिन इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है दैट कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन मूविंग फॉरवर्ड। एक लेवल के ऊपर तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेके जाना है विद प्रोग्रेस, सम प्रोग्रेस। द PMPM इज मच अबाउट पीपल मैनेजमेंट एज इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पीपल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, बल्कि बहुत ज़्यादा पार्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो गोल विदाउट अ टाइमलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है टाइमलाइन। और भी पैरामीटर्स है, लेकिन टाइमलाइन जो है वो बेसिकली इसमें वी हैव टू डिफाइन अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, प्लान के अंदर जो है वो फिर बेशुमार चीज़ें आती हैं। तो इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ये एक बड़ा कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। देयर इज नथिंग सो यूजलेस एज डूइंग एफिशिएंटली दैट विच शुड नॉट बी डन एट ऑल। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो आपने जो टास्क है, जो अपना एक गोल है, जो स्कोप है प्रोजेक्ट का, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको मीट करना। इफ सम एक्टिविटी और समथिंग दैट इज नॉट अलाइंड विद दैट स्कोप और ऑब्जेक्टिव, तो उसको जितना मर्जी एफिशिएंटली, जितना मर्जी कॉस्ट को मैनेज करके, कॉस्ट रिड्यूस करके आप कर लें, दैट इज यूजलेस। इसकी एग्जांपल मैं आमतौर पर ऐसे देता हूँ कि फ्रूट आमतौर पर बेच रहे थे 5 रुपये किलो ले जाएं जी टमाटर, तो 5 रुपये किलो लेके आपने घर जाके फेंक नहीं है, तो वो आपकी बेसिकली 5 रुपये भी ज़ाया हो रहे हैं। इसकी बजाय वो 50 रुपये किलो अगर आप लेके जाएंगे तो वो शायद आपके लिए यूजफुल होगा। तो कम्युनिकेट मोर देन थिंक यू हैव। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। ये शायद आपने, किसी ने रोमन हिस्ट्री पढ़ी? किसी ने रोमन हिस्ट्री? आज भी हम रोमन हिस्ट्री के बारे में आज भी हमें पता है आफ्टर 2000 ईयर। क्यों पता है? ड्यू टू कम्युनिकेशन। उसमें जो ब्रिटानिया के अंदर एक 100 बंदों का एक जो सेंचुरियन होता था, उसकी भी डेली उसने एक रिपोर्ट लिख के भेजनी होती थी, और वो वहाँ से चलती थी और रोम में जो एम्परर बैठा होता था उस तक पहुँचती थी, और वो कैटालॉग होती थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने रिपोर्ट या कम्युनिकेशन जो है उसको ओपन रखना है एट ऑल चैनल्स।
ठीक है, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, ठीक है। तो इन नासा वी नेवर पनिश एरर, वी ओनली पनिश द कंसीलमेंट ऑफ, ये भी वो कम्युनिकेशन के साथ लिंक है कि अगर कोई एरर या इशू भी आता है तो उसको आपने प्रॉम्प्टली और फौरन जो है वो रिपोर्ट करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक छोटा सा कंसीलमेंट जो है दैट कैन लीड टू द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट इन द लॉन्गर रन, ठीक है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आज क्यों रखा है इसका टॉपिक, एक से पहले तो इंजीनियरिंग का मोस्ट लोगों को तो जो है वो आइडिया होगा, इसमें थोड़ा सा है कि इट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोसेस। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, प्रोजेक्ट सोशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द अदर प्रोजेक्ट्स। तो इंजीनियर्स are dedicated to problem solving and play a significant role in shaping society's future by pushing boundaries of applied sciences, ठीक है। एक फिजिकल साइंस है, उसको आपने अप्लाइड साइंसेज है, और उसको फिर आपने जो है बेसिकली अप्लाई करना है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दैट इज बेसिक आइडिया और प्रिंसिपल बिहाइंड इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग होराइजन साइंसेज जो है अगर आप फॉलो करते हैं तो साइंस में नोबेल पीस प्राइज मिल रहे होते हैं, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो न्यू नॉलेज जो है वो डिस्कवर हो रहा है, उसकी फिर एप्लीकेशन फाइंड की जाती है, एप्लीकेशन फाइंड करके एक एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, देन यू हैव टू यूज दैट एप्लीकेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। दैट इज द बेसिक रोल ऑफ एन इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैव एक्सपेंडेड, आज जो है आपने देखा मैकाट्रॉनिक्स है, बायोमेडिकल है, और कई फील्ड हैं जो आपके रोज जो है वो न्यू इवॉल्व हो रहे हैं, और बहुत सारे फील्ड जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड। बायोमेडिकल में आपकी बायोलॉजी और इंजीनियरिंग जो है वो आपस में कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसमें बच्चे फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, बॉटनी भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग जो है दैट इज एक्सपेंडिंग। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं और इस फील्ड से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है दैट इज आल्सो इवॉल्विंग। तो ये एक बिहाइंड हमें जो है वो अपने जहन में रखना होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है दैट इज इवॉल्विंग एंड दैट इज आल्सो इंटरकनेक्टेड, इंटरडिसिप्लिनरी। अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है वो एक बेसिक फील्ड है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है वो आपकी 18 जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब से जो है वो ये स्टार्ट हुई, उसमें असेंबली लाइंस हैं, फिर वो दूसरी सारी एक जो है वो चल रही है। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है दैट इज बेसिकली मैनेजिंग द डे टू डे वर्क ऑफ एनी प्रोसेस इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जो है फंक्शनल मैनेजमेंट है, इसमें फंक्शनल रोल्स होते हैं, एक आपका वर्कशॉप इंचार्ज है, एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन है, जनरल मैनेजर असेंबली है, और जनरल मैनेजर फिनांस है, फिर वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। उन सब का जो पर्पज़ है टू कीप द इंडस्ट्री वर्किंग एट द पीक एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन है, उसमें जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टिपिकल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिड नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इश्यूज सच एज एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, मैनेजिंग पीपल एंड चेंज विद इन बिजनेस इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली सिंपल इज डिफरेंट इज फ्रॉम वेरियस फील्ड ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सिविल कंस्ट्रक्शन। सिविल कंस्ट्रक्शन का जो है वो सबको पता है वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है बेसिकली, उसमें जो है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा है सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर। और इसके अलावा जो आपकी हैवी डिफेंस एक्टिविटी है, मतलब एक सबमरीन बनानी है आपने, एक प्लेन बनाना है, तो वो भी एक बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, उसमें भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से ज़्यादा आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू अचीव द बेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी वर्क अंडरटेकन, ठीक है। और वो आगे हम देखेंगे बेसिकली दीज जो वर्क जो होते हैं दे आर नॉट रिपीटेड वर्क्स, दे आर बेसिकली यूनिक वर्क्स और प्रोजेक्ट्स which we need to manage. So in the middle of 20th century, modern project management emerged as a result of effort of three engineers. उसमें एक हेनरी गैंट है, गैंट चार्ट आप सबने सुना होगा, तो और हेनरी फॉयल एंड फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो टेलर इज recognized as the father of scientific management and a precursor to modern project management tools. तो इसमें जो द मार्क डिफरेंस बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें आपके पास दो इंस्टीट्यूट है बेसिकली, एक पीएमआई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि डेवलप हुआ, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो थे उन्होंने एक नीड फील की कि हमें एक न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज या एक न्यू फ्रेमवर्क एक चाहिए जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प कर सके इन मैनेजिंग देयर प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली। उसके बाद एक आपके पास
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू, एक IPM है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो कि लेस कॉमन है, उसका शायद आपने सुना हो। PMI का तो सबने सुना होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे भी वो सर्टिफिकेशंस भी करवाते हैं और आपको जो है वो ट्रेनिंग भी देते हैं, और फिर जो रेगुलर लेक्चर्स हैं, वो क्लासेस हैं उनकी, वो भी होती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर रेफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट डिस्टिंक्ट नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक टू डिलीवर समथिंग ऑफ वर्थ टू इंडिविजुअल्स। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी क्यों डिफरेंट है, प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा है कि प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सोशल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, कल्चरल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, आपने वो सुना होगा जी, आपकी NGOs हैं वो भी प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं सोशल अपलिफ्ट के, और दूसरे जो है वो कल्चरल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो एज अ डिसिप्लिन। तो due to ever changing business environment and rapid technological advancements, project manager has become a critical organization competence. अब इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है, टू मैनेज बोथ टास्क एंड पीपल। थोड़ा सा जो ब्रीफ इसमें डिफरेंस है, आपके पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट दैट इज फंक्शन मैनेजमेंट, इसमें जो है वो हर बंदे का एक रोल होता है, फंक्शन डिफाइन होता है, एक वर्कशॉप इंचार्ज है या प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने प्रोडक्शन को देखना है, क्वालिटी मैनेजर उसने सिर्फ क्वालिटी को देखना है, ठीक है। ये रोल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। उसके बाद उनकी नॉर्मली एक डिफाइंड टीम होती है जिसके साथ दे हैव टू वर्क, ठीक है। एक डिफाइंड हायरार्की होती है, एक डिफाइंड टीम होती है, एक डिफाइंड टास्क होता है विच दे हैव टू डू। उसके बाद फोकस ऑन डे टू डे मैनेजमेंट, वर्क्स विद अदर मैनेजर टू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, और फिर ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर होता है। इसकी जो है वो क्लोजिंग नॉर्मली नहीं होती। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक इनिशिएशन स्टेप होगा और एक क्लोजिंग स्टेप होगा, जबकि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर इनिशिएशन और क्लोजिंग जो है वो नहीं होती। उसके बाद जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये नॉर्मली जो है क्रॉस डिसिप्लिन मैनेजमेंट होती है, और टास्क इंक्लूड ओवरसीइंग एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। इसमें स्टार्ट भी करना होता है एंड यू हैव टू फिनिश। तो फोकस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क एंड मे डेलीगेट इंजीनियरिंग टास्क। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इंजीनियरिंग कम इन्वॉल्व होती है और डेलीगेशन या मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ही हैज़ टू डेलीगेट इंजीनियरिंग टास्क टू दी स्पेशलिस्ट, जो भी उसकी टीम के अंदर स्पेशलिस्ट है। तो वर्क विद द प्रोजेक्ट टीम टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड सेटिस्फाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो मेन उसका जो पर्पस है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। एंड टाइम बाउंड, जो सबसे मेन डिफरेंस है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है दैट इज टाइम बाउंड, इसके अंदर जो भी टास्क है, एक्टिविटीज है, वो टाइम बाउंडेड होती है, कॉस्ट बाउंड भी होती है, टाइम बाउंड भी होती है। देन वी हैव तो यहाँ से जो हमने वो डिस्कशन किया, तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसके दरमियान थोड़ा सा एक डिफरेंस है। तो जो आपके बेसिक इंजीनियर हैं वो मैनेजमेंट तो पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जो है वो अभी काफ़ी जगह के ऊपर जो है वो करिकुलम के अंदर भी इंक्लूड हो गई है। काफ़ी लोग जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ गैप कि जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिकली टेक्निकल लोग हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, कम से कम बेसिक्स जो हैं दे शुड नो। इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। टाइप ऑफ मैनेजमेंट ये हमने देखा है, फंक्शन मैनेजमेंट होती है। फंक्शनल मैनेजमेंट में यू हैव ए डिफाइंड फंक्शन और क्वालिटी मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एंड यू हैव टू डू योर टास्क और योर एक्टिविटीज़ और योर ड्यूटीज़ टू फिलफिल दैट फंक्शन, जो भी आपको असाइन किया गया रोल हायरार्की में। तो प्रोजेक्ट जो है वो क्या होता है बेसिकली, प्रोजेक्ट जो है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी endeavor undertaken to create a unique product, service और रिजल्ट। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल भी, प्रोडक्ट बेस्ड भी होते हैं, इसमें आपने यू हैव टू डिलीवर प्रोडक्ट, यू हैव टू डिलीवर अ सर्विस और यू हैव टू डिलीवर अ रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट हो सकता है। तो नंबर 1 यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट यूनिक इन अ सेंस कि वो काम बार बार, मसलन आपकी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं, दे आर बिल्डिंग होम्स, तो उसमें मेजोरिटी जो टास्क हैं वो सारे रेपिटेटिव होते हैं, लेकिन एवरी प्रोजेक्ट जो है दैट इज डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स, ठीक है। यहाँ तो लोकेशन डिफरेंट होगी, लोकेशन डिफरेंट है तो वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करना वो उसमें डिफरेंट आ जाएगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, डिज़ाइन में कुछ डिफरेंस होगा, एरिया डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से a deliverable is defined as a unique and verifiable product, result or capability to perform a service that is required to be produced to complete the process, phase or project.
ठीक है। इसमें डिलीवरेबल हम कहते हैं, एक आपका फाइनल डिलीवरेबल है, लेकिन उसके दरमियान में फेजेस भी होती हैं। फेज़ 1 के अंदर क्या डिलीवर करना है आपने, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में, और फिर वो सारे डिलीवरेबल मिलके दे विल फाइनली मीट द फाइनल ऑब्जेक्टिव। टेम्परेरी एंडेवर होता है, टाइम बाउंड होता है, इसके अंदर यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट, सर्विस और एनी रिजल्ट दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू इन अ गिवन टाइम। तो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली इनकी नीड क्यों होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। आपने जो आपकी मल्टीनेशनल्स हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें आपने देखा होगा, उसमें नॉर्मली जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टीम होती है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस जो है वो क्या होता है कि करंट स्टेट से ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना एक फ्यूचर स्टेट में। उसमें जो है वो कई चीज़ें हो सकती हैं विच रिक्वायर दैट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड। उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, मार्केट नीड है, कस्टमर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आजकल की आप जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की तरफ जा रही है आपकी वर्ल्ड या पाकिस्तान में भी। तो जितने आपके मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर नाउ ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक बाइक्स, ठीक है, इस तरह व्हीकल भी। तो अब ये सारा एक जो है इसको शिफ्ट करने के लिए जो है वो यू नीड टू डू अ प्रोजेक्ट। प्रोडक्शन आपने शिफ्ट करनी है, नए कंट्रैक्टर्स ढूंढने हैं, सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करनी है, अपने मैन पावर जो है उसको ट्रेन करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना है। तो ये सारे जो हैं ये मिलके ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, और इनका एक मेन पर्पस क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की तरफ लेके जाना। तो ये सारे काम जो हैं इसको करने के लिए यू हैव टू नीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये उनको रेगुलर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से अगर आप करेंगे तो वो हो तो जाता है काम, लेकिन दैट विल बी इनएफिशिएंट। तो जितनी भी आजकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं बैकग्राउंड के अंदर, मार्केट डिमांड की बेस के ऊपर। कुछ आपकी जो है वो फैसिलिटी पुरानी होगी, उसको आपने अपग्रेड करना है, उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा होगा, कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, ह्यूमन मैन पावर जो है उसकी अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। तो इन सारे प्रोजेक्ट वो है इसको इंक्रीज करना, ठीक है। मार्केट शेयर कैप्चर करना एक पर्पस हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक नीड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इसको हम कैप्चर कर लें अभी से प्रोजेक्ट लॉन्च करके। उसके बाद ये कुछ रीजंस हैं, गुडविल इम्प्रूव करना, जैसे आपकी जितनी आजकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइमेट चेंज या रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अपने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैक्ट्रीज, वहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद CSR जो आपकी कम्युनिटी सर्विस है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हैं टू इम्प्रूव देयर गुडविल, कि मार्केट में या कंट्री के अंदर उनकी गुडविल इम्प्रूव हो। ब्रांड रिकॉग्निशन इसके प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें सेल्स और मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद पब्लिक बेनिफिट, जो गवर्नमेंट है या NGOs हैं ये नॉर्मली इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती हैं। स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, अब किसी की स्ट्रेटजी है टू फॉर एग्जांपल ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो बैठ के एक बना देते हैं कि बाय 2030 वी हैव टू रिड्यूस आवर CO2 इमिशन बाय 30%, ठीक है। वो एक स्ट्रेटजी बन गई, एक स्ट्रेटजिक गोल दे दिया उन्होंने। अब उसको मीट करने के लिए नीचे जितनी भी उनके कंपनीज हैं, सेटअप हैं, वो सारे उस गोल को मीट करेंगे 30% CO2 रिडक्शन। तो उसके लिए जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफाइन होंगे कि हमने एनर्जी यूज़ कम करना है, हमने रिन्यूएबल फ्यूल्स यूज़ करने हैं, सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं। तो ये एक स्ट्रेटजिक ऊपर से आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आती है, उसकी बेस के ऊपर फिर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं। रेपुटेशन, वो रेपुटेशन और गुडविल जो है उसी के साथ है। इसका जो है वो एक लिंक उससे आ जाता है आमतौर पे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च की मार्केट में, उसमें कोई प्रॉब्लम या इशू आ गया, तो वो इशू जो है वो आपकी गुडविल या जो रेपुटेशन है उसको इफेक्ट करेगा। तो उसके लिए नॉर्मली कंपनीज जो हैं वो जो आपके सर्विसेज के डिपार्टमेंट होते हैं नॉर्मली, वो फिर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, पार्ट रिप्लेसमेंट के सारी जो व्हीकल हैं उनको कॉल बैक किया जाता है और उसमें वो पार्ट जो है रिप्लेस किया जाता है। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसका पर्पस क्या है, कई दफ़ा जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपने इमिशंस को कम करें। फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी ये ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री है, भट्टे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों वो जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल करें, ठीक है। तो इस किस्म की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। फिर क्रिएट, इम्प्रूव और फिक्स प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें,
जैसे वो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो और कहीं नहीं तो उसकी शेप जो है वो हर 2 साल 3 साल बाद अपग्रेड करती हैं, इंजन को अपग्रेड कर दिया। उसके बाद इम्प्लीमेंट और चेंज बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज और सेटिस्फाई स्टेक होल्डर रिक्वेस्ट। कोई स्टेक होल्डर है, अगर उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आ जाती है छोटी कंपनी को कि हमारे अंदर ये जो आपने एयर कंडीशनर लगा के दिए थे ये बेसिकली जो है पुराने हो गए हैं या इनकी कॉस्ट ज़्यादा, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है इन्वर्टर, तो इसको आप एक जो है वो रिप्लेस करके दें, हमें यूनिट जो है वो रिप्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये जो आपकी पीएम बॉक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपके जो हैं ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसके उसके फैक्टर्स हैं, और उसकी बेस के ऊपर बेसिकली वी ट्राई टू सी के हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की एक जो है वो बेसिकली शीट बनती है। एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मसलन इलेक्ट्रॉनिक फर्म ऑथराइज द न्यू प्रोजेक्ट टू डेवलप अ फास्टर चीपर एंड स्मार्टर लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप तो आपकी जो आईटी की इंडस्ट्री है बेसिकली वो तो इवॉल्व हो रही है डेली, डेली तो नहीं, यानी कि एवरी ईयर यू सी अ न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग। तो इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं, मसलन पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं। उन पॉलिटिकल चेंजेस को सामने रखते हुए यू माइट नीड टू अपग्रेड योर प्रोडक्ट सर्विसेज और अदर थिंग्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, या और डिफरेंट पोर्टफोलियो भी। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो है वो जो है 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ उसके जो हैं वो आपके कुछ फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ उनके इन्वेस्टमेंट का जो है वो सेटअप हो सकता है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारे जो उनके वो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के अंडर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड देन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स का काम क्या होता है? प्रोग्राम को सपोर्ट करना, और प्रोग्राम जो है वो अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करते हैं, और पोर्टफोलियो जो है दैट देन सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, ठीक है, जो भी आपकी टॉप मैनेजमेंट की सबसे ऊपर से स्ट्रेटजी एक आ रही होती है। अब इसमें जो है वो प्रोजेक्ट्स का क्या रोल है? अब एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी से आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिससे वैल्यू डिसीजंस जो आते हैं, मसलन अपनी बिजनेस वैल्यू कैसे इंप्रूव करनी है, रेपुटेशन कैसे इंप्रूव करनी है। उसके बाद उससे प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर होते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपके ऑपरेशंस जो चल रहे होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर या जो वो इम्प्रूव होते हैं। वहाँ से जो है वो फीडबैक जाता है स्ट्रेटजी को, वो स्ट्रेटजी वाले देखते हैं कि जो ऑपरेशन हमारे इंप्रूव हुए, बिजनेस वैल्यू जो हमारी इंप्रूव हुई ड्यू टू रियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, उसकी बेस के ऊपर हम नई क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या उसमें हमने गेन किया, क्या हमने लॉस किया, लूज किया, उसकी बेस के ऊपर न्यू स्ट्रेटजी बनती है, और फिर ये एक साइकिल जो है वो चलता है। तो जितनी भी आपकी एक कह लें कि प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इस साइकिल को फॉलो करती हैं, ठीक है। जो डू प्रोजेक्ट्स उसे अपने ऑपरेशन इंप्रूव करते हैं, ऑपरेशन से फिर वो देखते हैं क्या गेन किया, उसमें क्या फर्दर कर सकते हैं, उसकी बेस पे न्यू स्ट्रेटजी बनती है, और ये साइकिल जो है 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स के बाद रिपीट होता रहता है। अब इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन द वर्क ऑफ ए वन टाइम एक्टिविटी और ग्रुप ऑफ एक्टिविटी टू वर्क दैट मे नॉट हैव प्रीवियसली वर्क टुगेदर। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है, फंक्शनल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कई दफ़ा ऐसी टीम होती है विच हैव नेवर वर्क टुगेदर। अब उनको सबको आपस में जो है वो कोहेसिवली एक टीम के तौर पे लेके चलना और उनसे जो है वो प्रोजेक्ट करवाना, दैट इज़ क्वाइट टास्क। उसमें आपको लोगों का नहीं पता, प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं पता, टीम के लोगों को आपस में नहीं पता कि वो कौन जो है उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो किस कल्चर से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है। तो ये सारी चीज़ें करना जो है दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। अब इसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट के, बेसिकली इसको जो है वो कुछ हम स्लिप करके प्रोजेक्ट मैनेजर पे चलते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब प्रोजेक्ट टीम और मैनेजर और रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसने इन सबको जो है वो देखना होता है। अब इसमें आपके पास सबसे जो टॉप पे हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। अब स्टेक होल्डर जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया, जो आपको पे कर रहा है, वो आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट एजेंसी है तो स्टेक होल्डर पब्लिक हो सकती है। उसके बाद जो है वो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं और एंड यूजर्स हैं।
दीज आर स्टेक होल्डर्स। उसके बाद एक होते हैं स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर जो आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करे, जैसे जीएम फिनांस है, उसने आपकी पेमेंट रिलीज करनी है, ठीक है, या डायरेक्टर फिनांस है, उससे आपने पेमेंट रिलीज करनी है। गवर्नमेंट बॉडी है तो उन्होंने जो है वो ऑडिटर जनरल एजीपी के पास जाना है, उसने जो है उनकी पेमेंट रिलीज करनी है, तो वो स्पॉन्सर हो सकते हैं, विच हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट। देन वी हैव गवर्नर बॉडीज, स्टीयरिंग कमेटीज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। उसके नीचे जो है वो प्रोजेक्ट टीम होती है जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम कर रही होती है। फिर प्लानिंग मैनेजर्स होते हैं, रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, एचआर मैनेजर हैं, फिनांस मैनेजर हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है दैट हैज टू वर्क विद ऑल दीज, क्योंकि उसने सिर्फ जो है वो इंजीनियरिंग नहीं करनी, उसने स्टेक होल्डर को भी देखना है कि वो जो बंदा जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है, वो कहीं दरमियान में जो है वो डिससेटिस्फाई होकर प्रोजेक्ट से जो है वो पैसे ना, स्पॉन्सर्स को भी देखना है कि वो टाइमली जो है वो पैसे भी रिलीज करें ताकि वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना हो। अब इसमें जो पीएमआई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो ये एक टैलेंट ट्राइंगल जो है वो बताता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। उसमें अगर आप देखें तो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनको भी देखना है। उसके बाद लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो एक अलग रोल है, वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर भी आता है वो, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर हो, कम्युनिकेशन है, क्रिज्मेटिक होना चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज। देन वी हैव स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट वो कर रहा है उसका ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक और उसकी जो बिजनेस पॉलिसी है उसके अंदर क्या रोल है। ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इससे बिजनेस वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, इससे जो है हमारी स्ट्रेटजी जो है वो मीट होगी कि नहीं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो नॉर्मली उनको फिर टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपने रिपोर्ट्स चाहे होती हैं या वो जो मीटिंग्स होती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो नीचे तक आते हैं। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर उसको पता हो कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसकी बिजनेस वैल्यू क्या है और इसकी हमारी जो स्ट्रेटजी है या स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसमें क्या रोल है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको सिर्फ टेक्निकल मैनेजमेंट नहीं करनी, ही हैज़ टू डू ऑल दिस, लीडरशिप रोल भी चाहिए और स्ट्रेटजिक। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसने उसका जो टारगेट है किसी भी प्रोजेक्ट का वो इस पॉइंट को अचीव करना है। अब यहाँ पे क्या है, एक उसकी ड्यू डेट है प्रोजेक्ट की, एक आपके पास बजट है, तो यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन डेट एंड विद इन बजट। और थर्ड जो है क्वालिटी या रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, कि आपका बजट में और इसमें आपने कंप्लीट कर लिया बट इट शुड हैव द मिनिमम क्वालिटी जो कि कस्टमर या स्टेक होल्डर आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। तो ये तीन मेन पॉइंट हैं जिनको हमने जो है वो मीट करना है विद इन द बजट, विद इन द डेट एंड विद स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट जो भी कस्टमर ने आपसे डिमांड की। ये तीन जो है ये मिनिमम पैरामीटर है, इसके अलावा भी और कई पैरामीटर और भी होते हैं। अच्छा, क्वालिटी। अब इसमें जो है कि स्कोप, टाइम, अब स्कोप जो है ये परफॉर्मेंस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। कस्टमर ने कहा है कि वो 5 मरले का घर होना चाहिए, डबल स्टोरी, और ये पेंट करना है, ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ है क्वालिटी। अब आप वो एक जो है वो मिनिमम क्वालिटी से भी बना सकते हैं और एक आप उसको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक स्कोप के अंदर एक क्वालिटी, एक तो स्कोप आपको बताएगा ना आपने क्या चीज़ जो है वो डिलीवर करनी है, और एक जो है वो एक क्वालिटी है ओवरऑल कि जो चीज़ आपने डिलीवर की है वो सारी स्पेसिफिकेशन को तो मीट करती है, लेकिन उसकी फिर बाद ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, फिर उसकी लाइफ आ जाती है, वो चीज़ें जो है वो क्वालिटी वाइज पैरामीटर उसको भी मीट करना है। क्वालिटी में वर्कमैनशिप भी आ जाती है, वर्कमैनशिप भी आ जाती है। मसलन एक पार्ट जो है वो आप 0.1 mm की टॉलरेंस के साथ भी बना सकते हैं और उसी को आप 0.05 mm की टॉलरेंस के साथ भी बना सकते हैं। पेंट की क्वालिटी, पेंट आपने किया है तो वो पेंट एक मिनिमम तो वो क्वालिटी एक होगी, लेकिन उसको आप अच्छी क्वालिटी भी दे सकते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बहुत टाइप मैनेजमेंट है, बेसिक प्रिंसिपल दे आर डिफरेंट इन नेचर, ये हमने भी देखा है। अब जो पहले डिस्कस कर रहा था कि दो अप्रोचेज हैं, एक पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और एक है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन IPMA। अब ये दोनों जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक काम ही करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए जो है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज या एक रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं जिसको सामने रख के दे कैन इफेक्टिवली मैनेज प्रोजेक्ट्स।
तो IPMA जो है वो 1965 में बनी थी, और विद द साइंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इट्स डेवलपमेंट, तो इट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद जो PMI है 1969 के अंदर जो है वो 5 वॉलंटियर्स थे, दे एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, 5 लोग थे जिन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और आज ये बेसिकली अगर आप कहें तो वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, वो PMI है। और इनकी एक सर्टिफिकेशन है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है, वो इसके कई लेवल हैं, एसोसिएट लेवल है, फिर और एक्सपर्ट लेवल्स भी हैं, जो कि बेसिकली एक रिकॉग्नाइज्ड क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। बाकी यूके के अंदर जो है वो Prince2 और प्रिंस दूसरी कुछ और क्या कहते हैं सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन उनकी बेसिक थ्योरी और बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो वही हैं जो कि PMI के हैं, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट है। उसके बाद PMI का गाइड टू द प्रोजेक्ट, इनकी एक जो बेसिक क्या कहते हैं डेटाबेस है या नॉलेज है, वो एक बुक की फॉर्म में या गाइड की फॉर्म में पब्लिश करते हैं, उसके PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज। तो ये PMBOK जो है इसकी 6th और अभी 7th एडिशन जो है वो मार्केट में है। बेसिकली इनके जो टेस्ट होते हैं और जो सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम होते हैं, उसके अंदर जो नॉलेज चाहिए होता है वो इन के अंदर गिवन है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टेम्पलेट्स, रिस्क रजिस्टर आपने कैसे बनाना है, स्टेक होल्डर को आपने कैसे इंगेज करना है, कम्युनिकेशन प्लान कैसे बनाना है, ठीक है, तो जो आपका मैनेजमेंट प्लान है, गैंट चार्ट है, वो कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर डिटेल के साथ वो गिवन है। तो काफ़ी बड़ी बुक है ये। 6th एंड 7th एडिशन, 6th एडिशन में कुछ चीज़ें हैं और 7th एडिशन में अभी कुछ रिसेंटली इन्होंने फर्दर चीज़ें उनको ऐड किया। दोनों की मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMBOK है, वो बेसिकली आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उनको 47 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस में डिवाइड करती है, 47। लेकिन उस 47 के अंदर जो है वो 5 कोर प्रोसेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। ठीक है, उसके आगे फर्दर इनिशिएट है, इनिशिएट के आगे फर्दर कुछ प्रोसेसेस हैं, इसके सब कैटेगरीज हैं, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्लोज आउट। ये 5 फेजेस हैं या प्रोसेसेस हैं जो हम कहते हैं प्रोजेक्ट के 5 मेन प्रोसेसेस। तो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है वो बेसिकली इनिशिएट से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स विद द प्रोजेक्ट क्लोज आउट। तो देयर आर 5 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। अब इसके अंदर जो है जो नॉलेज एरियाज हैं जो वो डिफाइन करते हैं PMI, वो बेसिकली 10 हैं। उसमें एक है मैनेजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो है उनको आपस में इंटीग्रेट करना। देन वी हैव स्कोप, मैनेजिंग स्कोप। स्कोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो आपका स्टेक होल्डर है, जो कस्टमर है, उसने जो आपको रिक्वायरमेंट दी हैं उनको मैनेज कैसे करना है आपने। तो इनिशियली आपको एक स्कोप मिल गया कि आपने ये चीज़ बनानी है इस डिमेंशन की, इस रिक्वायरमेंट की, इस क्वालिटी की, उसके अंदर सारा डिफाइन हो गया। अब अगर बाद में स्कोप में चेंज करना है तो वो कैसे आएगी। अगर उसके कोई फिनेंशियल इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट के ऊपर या उसकी टाइमलाइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट है तो वो कैसे मैनेज होगा। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है दोनों में तो वो कहाँ पे सेटल होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये स्कोप मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, मैनेजिंग स्कोप। देन मैनेजिंग टाइम एंड स्केड्यूल, आपने टाइम और स्केड्यूल मैनेज करना है। उसमें कोई चेंज आता है तो वो चेंज रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करनी है। और नॉर्मल अगर कोई एक्टिविटी कोई उसमें हर स्केड्यूल के अंदर जो है वो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, मैन, मटेरियल और मशीन। तो उसमें से कोई चीज़ भी अगर जो है वो आपकी मिस हो जाती है या कोई चीज़ आपको नहीं मिलती टाइम पे, तो उसको कैसे मैनेज करना है। उसमें फिर वो सारा रिस्क, सारा एनालिसिस होता है। कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है आपने, कॉस्ट पहले आपने जो है वो डिफाइन कैसे करनी है, मैनेज कैसे होगी। क्वालिटी कैसे मैनेज होगी, क्वालिटी ऑडिटर क्या होंगे, किस तरह से क्वालिटी चेक करेंगे, किन किन पॉइंट्स पे क्वालिटी चेक करनी है आपने, कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं या क्रिटिकल फेजेस हैं जिनके अंदर क्वालिटी का चेक जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट होगा या एक्सटर्नल होगा, ठीक है, या थर्ड पार्टी होगा या स्टेक होल्डर या आपका कस्टमर जो है वो ऑडिट करवाएगा। और वो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑडिट करेंगे। अब कस्टमर तो कुछ भी कह सकता है ना कि मैं तो जो है वो मुझे तो ये चाहिए चीज़, लेकिन वो उससे आप पूछेंगे किस स्टैंडर्ड पे आपने करना है और कौन करेगा, और उसकी सर्टिफिकेशन अगर करवानी है थर्ड बॉडी से तो कौन सी बॉडी की सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल होगी दोनों के लिए। ठीक है, तो मैनेजिंग क्वालिटी जो है दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो सबसे जो आपका अनप्रिडिक्टेबल पैरामीटर है
प्रोजेक्ट के अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स है। कोई बंदा जो है दैट कैन गेट सिक्स, दैट कैन बिकम अनअवेलेबल फॉर द होल प्रोजेक्ट किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको आप कैसे, अगर वो एक स्पेशलिस्ट है और आपके पास कोई और स्पेशलिस्ट नहीं है उस काम का, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए कि आपके पास एक ही स्पेशलिस्ट है, वो किसी वजह से भी अनअवेलेबल हो गया तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स को आपने कैसे मैनेज करना है, अगर आपने हायरिंग करनी है तो वो कौन करेगा। मैनेजिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन कौन मैनेज करेगा, कौन सी रिपोर्ट कौन जनरेट करेगा और वो किस किस को फॉरवर्ड होगी, ठीक है। स्टेक होल्डर को क्या चीज़ आपने बतानी है, टॉप मैनेजमेंट को क्या कम्युनिकेशन करनी है, मीटिंग्स कब कब करनी है, नीचे जो टीम है उनको क्या बताना है, ठीक है। तो ये सारा कम्युनिकेशन एक प्लान जो है वो उसको मैनेज करना है। मैनेजिंग रिस्क, अब रिस्क आपका एचआर में भी है, स्केजुअल में भी है, कॉस्ट में भी है, इन सारे रिस्क को कैसे मैनेज करना है उसका जो है वो हर लेवल के ऊपर जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तो एक बल्कि अलहदा एक क्या कहते हैं, पीएमआई की अलहदा एक सर्टिफिकेशन है जिसको आरएमपी कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल, आरएमपी। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट कैसे मैनेज करेंगे, नॉर्मल प्रोक्योरमेंट, कोई कंट्रैक्टर है, कोई चीज़ आपने जो है वो उसने आपको फैब्रिकेट करके देनी है, तो वो जो फैब्रिकेट करके देनी है आपने उसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर उसको कैसे मोनिटर करना है, कैसे इंश्योर करना है कि वो टाइमली जो है वो डिलीवर होगी कि नहीं, उसकी क्वालिटी जो है वो कौन चेक करेगा ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, आफ्टर फैब्रिकेशन, ठीक है। कौन से पार्ट आपने कंट्रैक्ट आउट करने हैं, कौन से आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। तो ये भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट को मैनेज करना। देन मैनेजिंग स्टेक होल्डर, ठीक है। वो स्टेक होल्डर जैसे कम्युनिकेशन में हमने कहा कि स्टेक होल्डर को आपने कैसे इंगेज करना है, ठीक है, और कैसे आपने देखना है कि किसकी कितनी इन्फ्लुएंस है और कौन जो है वो आपके प्रोजेक्ट की फेवर में है, कौन आपके प्रोजेक्ट के साथ न्यूट्रल है, उसको ना कोई इंटरेस्ट है ना उसको कोई उससे जो है वो कोई दुश्मनी है, और कौन है जो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से परेशान है। क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हो, जैसे यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, अब यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन हो रही है पुल के नीचे, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि उस प्रोजेक्ट से जो है वो या सिर्फ ब्रोस्ट वालों के सामने उनका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उनको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो उनका पहले एक जो है वो स्टेक होल्डर रजिस्टर बनता है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो कितना, उसका एक इन्फ्लुएंस कितनी है, और दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और दूसरा उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। मैनेजिंग जो प्रोक्योरमेंट के अंदर है, जो स्किल पर्सन है उनकी अवेलेबिलिटी किसी पार्ट में आ जाती है। नहीं, वो बेसिकली एचआर में आता है, एचआर में। इसमें प्रोक्योरमेंट में है प्रोक्योर एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज अगर आपने कंसल्टेंट हायर किए हुए हैं आउटसाइड से तो वो इसके अंदर प्रोक्योरमेंट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब व्हेन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व प्लानिंग, scheduling and controlling a number of integrated activities with use of limited resources, namely men, machine, material, money and time. The project is temporary endeavor undertaken to create unique product or service. It is performed by people constrained by limited resources and time and planned, executed and controlled. तो ये तीन चीजें जो है वो प्रोजेक्ट की, अगर आप वो पांच से इनिशिएट और क्लोजिंग को निकाल दें तो वो प्लान्ड, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, ये तीन मेजर चीजें हैं जो कि डे टू डे बेसिस के ऊपर होती हैं। तो यूनिक इन नेचर, डिफाइंड टाइम स्केल, अप्रूव्ड बजट, देन लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज लिमिट होते हैं, एलिमेंट ऑफ रिस्क हर प्रोजेक्ट में होता है, देन बेनिफिशियल चेंज, एक उसका जो एंड रिजल्ट है बिजनेस के ऊपर, या जब प्रोजेक्ट बल्कि जब चूज हो रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ये देखती हैं कि कौन से प्रोजेक्ट का बिजनेस वैल्यू कितनी है, ठीक है। एक बिजनेस केस स्टडी होती है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव और डिसअप्रूव होते हैं। आपके लिए हो सकता है कि प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये करना चाहिए, ये हम ये लाइन अपग्रेड कर दें या ये बिल्डिंग अपग्रेड कर दें तो उससे जो है वो ये इतना अच्छा, लेकिन वो कंपनी जो है वो देखेगी, उसने जो है वो बिजनेस वैल्यू देखनी है कि बिजनेस वैल्यू कितनी इंप्रूव होगी कंपनी। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो कि नेसेसिटी बन जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ आ जाए कि आप जो है वो एलईडी बल्ब लगाने आपने हर जगह पे, तो वो तो आपकी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें चाहे आपका बिजनेस वैल्यू उसका जो इम्पैक्ट है वो चाहे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, उसकी आपकी कॉस्ट आ रही है, उसका बेनिफिट कोई नहीं हो रहा। बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, एनर्जी सेविंग होगी,
ठीक है, लेकिन वो उसका पूरा एक एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट जो है वो कई टाइप के होते हैं, उसमें जैसे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स हैं, इकोनॉमी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन वी हैव सोशल प्रोजेक्ट्स, सोशल अपलिफ्ट के प्रोजेक्ट होते हैं, कोई एक कंपनी है उसको जो है वो वाटर की एक्सेस देनी है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। मिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो टेक्निकल भी हो सकता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो सोशल भी हो सकता है। आपके सिविल स्ट्रक्चर जो हैं वो जितने ये टेक्निकल भी होते हैं, लेकिन उनका एक मेन पर्पस जो है वो सोशल भी होता है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही होती है, या उनका जो स्ट्रेटजी है वो चेंज होती है, उसकी बेस पे प्रोजेक्ट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा दो मेन क्लासेस होती हैं प्रोजेक्ट की, एक सिक्वेंशियल और एक पैरेलल। ठीक है, सिक्वेंशियल जो है वो एक प्रोजेक्ट फिनिश होगा तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, सेकंड फिनिश होगा तो थर्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, वो पहले प्रोजेक्ट को फिनिश किए बगैर आप सेकंड फेज पे नहीं जा सकते। और उसके बाद एक होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोजेक्ट होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल स्पॉन्सर्स होते हैं, फंडिंग भी इंटरनल होती है। एक्सटर्नल में जो है वो आपकी एक्सटर्नल क्लाइंट होगा, आपने कोई चीज़ डिलीवर करनी है एक्सटर्नल क्लाइंट को। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू नो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टाइप। तो ये जानने के लिए कि आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। यानी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बाकी सारे बैठ के आपका वेट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फिनिश हो तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। इसका मतलब आप टाइम बाउंड भी हैं और इसका प्रेशर भी होगा, आपके ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर भी होगा, दूसरे लोगों का प्रेशर भी होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल इज इम्पोर्टेंट कि हु इज द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, देन टीम सिलेक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कौन होगा, की इंडिकेटर ऑफ सक्सेस क्या है, मेथोडोलॉजी कौन सी यूज करनी है आपने। अब मेथोडोलॉजी के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बेशुमार आजकल जो है वो मेथोडोलॉजीज आ रही है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर और आईटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई दफ़ा 1 वीक का हो सकता है सिर्फ, उसके अंदर जो है वो अलहदा स्ट्रेटजी, अजाइल मैनेजमेंट है या अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर टीम हो सकता है, आपके पास सिर्फ 2 बंदों की टीम हो, उन 2 बंदों से आपने काम करवाना है। ठीक है, तो उसमें जो है वो कई चीज़ें जो है वो बीच में से आपकी जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो अप्लाई होती हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो मेथोडोलॉजी आपने क्या यूज़ करनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कंपेयर एंड इवैल्यूएट प्रोजेक्ट कॉस्ट, रेशो, रिस्क एसोसिएटेड और बजटिंग एंड प्लानिंग, एंड हाउ टू कलेक्ट फीडबैक। ठीक है, फीडबैक टीम से और जो स्पॉन्सर्स हैं आपसे, उनसे आपने फीडबैक कैसा लेना है कि व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 मेन फेजेस हैं लाइफ साइकिल में। जैसे हमने देखा इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, लेकिन ये सारी फेजेस जो हैं ये सीक्वेंस में नहीं चल रही होती, सीक्वेंशियल नहीं होती। अगर इसमें हम देखें तो जो PMI है वो इसको कहता है कि प्रोजेक्ट इनिशिएटर स्पॉन्सर। ये आपका स्पॉन्सर जो है एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करेगा, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। उससे आपको प्रोजेक्ट की इनपुट्स मिलेंगी, ये स्कोप स्टेटमेंट मिलेगी, आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, और इससे वी विल गो टू द इनिशिएटिंग प्रोसेस। इनिशिएटिंग प्रोसेस में क्या है, इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग है, बजट एस्टिमेशन है, HR रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक प्रिपेयर करेंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो प्रिपेयर होगा। उससे जो है प्लानिंग फेज से गुजरने के बाद वी विल एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वी नीड टू गो बैक एंड चेंज आवर प्लानिंग। कई दफ़ा स्केजुअल चेंज करना पड़ता है, कई दफ़ा कॉस्ट चेंज, आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट किया था वो कॉस्ट वो नहीं, कॉस्ट चेंज हो गई किसी वजह से। जो आपने प्लान किया था कि एक एक्टिविटी इतने 1 वीक में हो जाएगी, हो सकता है उसको 10 दिन लग जाए, तो बाकी आगे सारा जो प्रोजेक्ट आपका प्लान है स्केजुअल, उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो वंस दैट इज ऑल इज कंप्लीटेड वी विल क्लोज द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो एक डिलीवरेबल होगा उस प्रोजेक्ट का जो कि आपने डिलीवर करना है। और एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स, कि आपने जो भी प्लानिंग की, जो भी गैंट चार्ट बनाया, जो भी कम्युनिकेशंस हुई, जो ईमेल आपकी हुई, जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर की, क्वालिटी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स प्रिपेयर हुई, वो सारे आपके रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस एसेट्स। ये एसेट्स जो हैं दे कैन बी यूज इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इनको मॉडिफाई करके या इसकी बेस के ऊपर, नॉर्मली जो प्रोजेक्ट क्लोज होने की क्लोजिंग के अंदर एक और चीज़ होती है प्रोजेक्ट रिव्यू। कैंड के ऊपर बैठ के आप सारी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे आप देखते हैं कि कौन सी जगह पे हमने अच्छा काम किया, कौन सी जगह पे हमने जो है वो नहीं कर सके टाइम पे, क्यों नहीं कर सके, कॉस्ट क्यों इम्प्रूव हुई। तो उसमें जो है वो भी
प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स को देखा जाता है डिटेल से बैठ के, और उसकी बेस के ऊपर एक एंड फीडबैक रिपोर्ट भी जनरेट होती है। तो दीज आर प्रोसेस एसेट्स, और डिलीवरेबल जो है दैट विल गो टू द एंड यूजर। तो ये बेसिकली एक लाइफ साइकिल है एक प्रोजेक्ट का। अब इसमें अगर हम देखें तो इनिशिएटिंग जो है वो अभी आपकी इनिशिएटिंग चल रही होगी। मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिंग का काम जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, स्केजुअल का, बजट एस्टिमेशन का, एचआर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत प्लानिंग अभी रहती होगी, या इनिशिएशन का जो स्टेप है, स्कोप अभी साइन नहीं हुआ, कंट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वी विल स्टार्ट द प्लानिंग। प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब 40%, 60%, 70%, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस नेचर का है। कुछ के अंदर जो है वो प्लानिंग सारी आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ती है बिफोर यू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मसलन आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें यह है कि आपने इनिशियल प्लानिंग कर ली, आप जो है वो साइट जो है आपकी, उस साइट को स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे मशीनरी जो है वो पहले से मंगवा ली, वहाँ पे जो मटेरियल कुछ चाहिए आपको इनिशियल स्टेज में वो आपने ऑर्डर कर दिया। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो एग्जीक्यूशन की होती हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी बिफोर द प्लानिंग इज कंप्लीट। और आप देखें यहाँ तक प्लानिंग आपकी मेजोरिटी प्लानिंग कंप्लीट होगी, बट देयर इज स्टिल सम प्लानिंग दैट नीड्स टू बी डन व्हेन द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। वो चेंज रिक्वेस्ट हो सकती हैं, स्केजुअल में चेंजेस हो सकते हैं, बजट में चेंजेस हो सकते हैं, और कई चेंजेस हैं प्लानिंग के अंदर। तो एक प्लानिंग इंजीनियर जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है इट कीप्स वर्किंग ऑन द प्लान बेस्ड ऑन द फीडबैक। जो आपकी एग्जीक्यूशन चल रही है उसकी बेस के ऊपर आपका जो गैंट चार्ट है या जो भी आपने बनाया हुआ है उसका सीपीएम या पर्ट चार्ट बनाया हुआ है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है। उसके बाद साथ साथ जैसे ही आपकी इनिशियल एग्जीक्यूशन कुछ हो गई तो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो आपका ऑडिटर होगा या क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा या जो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद है, वो कुछ फेजेस आपने डिफाइन की हुई हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या क्या क्वालिटी चेक्स करने हैं। साथ उन्होंने जो है वो टाइमलाइन को भी चेक करना है कि ये एक्टिविटी इतने टाइम में होनी थी, हुई है या नहीं हुई। बजट को भी उन्होंने मॉनिटर करना है, क्वालिटी को भी मॉनिटर करना है। ये सारे काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूशन के पैरेलल में। और ये आपका कंटिन्यू, आप देखें एग्जीक्यूशन आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें कमीशनिंग हो सकती है, उसके अंदर आपका वो जो अकाउंट्स ने या फिनांस ने जो उसका बैलेंसिंग करनी है, सारे आपके बजट जो हैं या जो रिमेनिंग क्या कहते हैं कंट्रैक्ट जो है वो क्लोजिंग जो है वो बनानी है, क्वालिटी रिपोर्ट जनरेट करनी है, फाइनल डिलीवरेबल जो कस्टमर को देनी है हमने। तो ये सारे काम जो है वो जैसे प्रोजेक्ट नियर द एंड होगा तो क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी। और नॉर्मली मॉनिटरिंग और क्लोजिंग दोनों सेम टाइम के ऊपर स्टार्ट हो रही, एंड हो रही। तो ये लाइफ साइकिल जो है इसमें सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट होगा। कुछ में हो सकता है कि इनिशिएशन पहले होगी, कंट्रैक्ट साइन होगा, स्कोप डिफाइन होगा, फिर हम प्लानिंग पे जाएंगे। लेकिन उतनी देर में जो आपकी प्लानिंग टीम है वो बैठी वेट कर रही होगी, उसका टाइम वेस्ट होगा, उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने प्लानिंग इंजीनियर रखा हुआ है स्पेशली प्लानिंग के लिए, तो वो तो इस टाइम के अंदर जो है वो फ्री बैठा हुआ है, उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली जैसे ही आपको एक स्कोप या एक इनिशियल जो है ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, व्हेन यू आर रीजनेबली श्योर कि हमने यही काम करना है, तो प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्लानिंग का इनिशियल फेज कंप्लीट हो जाएगी तो वी विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन टू सेव टाइम। तो क्रिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जनरेट होता है। बी क्लियर ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है दे शुड बी वेरी क्लियर, कंसाइज एंड प्रिसाइज। एस्टैब्लिश क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज टू बी डन, इसको हम कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आपने सारी जो आपका टोटल प्रोजेक्ट है उसको आपने ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉलर वर्क्स। एस्टैब्लिश रिस्क टू बी मैनेज एंड कॉस्ट एंड ड्यूरेशंस एंड एस्टैब्लिश रिसोर्स रिक्वायर्ड। अब जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है बेसिकली वो आपका इस तरह की एक शीट बनती है। अब इसमें फॉर एग्जांपल जो आपका प्रोजेक्ट है एनुअल ट्रिब्यूट डिनर है, ठीक है, ये एग्जांपल बुक से मैंने लिया एक। तो आपने एक डिनर अरेंज करना है फॉर कोई भी एनुअल फंक्शन है आपका। तो उसमें आपके कितने टास्क हो जाएंगे, मतलब इवेंट होस्ट कौन होंगे, इनविटेशंस, एंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक, और एंड के ऊपर आपने क्लोजिंग करनी है थैंक यू नोट कह के। तो अब इसके अंदर जो है इसको हम कहते हैं लेवल 1 एक्टिविटीज। ये मेन बड़े बड़े आपके चंक्स हैं प्रोजेक्ट के, जो कि आपने उसको उसमें डिवाइड कर लिया। कंस्ट्रक्शन है तो उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल
बिल्ड फाउंडेशन, बिल्ड वॉल, बिल्ड रूफ, ठीक है। उसके बाद आपका पेंटिंग एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ये 4-5 बड़े बड़े फेजेस हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं लेवल 1 एक्टिविटीज़, और इनको हमने जो है वो 4.00, 4.5.00, 6.00 जो है वो रखा हुआ है। अब हर मेन इवेंट के नीचे हो सकता है कि कुछ सब इवेंट्स हों। फॉर एग्जांपल इनविटेशन में आपने मेलिंग लिस्ट और डिज़ाइन, आपने डिज़ाइन फाइनल करना है और मेलिंग लिस्ट बनानी, किस किस को आपने जो है वो मेल करनी इनविटेशन। तो ये जो है ये लेवल 2 एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। 5.0 ये 5.10 हो जाएगा। अब मेलिंग लिस्ट के अंदर और फर्दर एक्टिविटीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल फूड एंड ड्रिंक है, तो इसमें मेन्यू सेलेक्ट करना है और साथ यहाँ पे वाइन है, आपने जो है वो ड्रिंक्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक। अब मेन्यू के अंदर जो है वो ऑप्शंस क्या हैं, आपने जाके वो ट्रायल करना है कि वो फूड कैसी है, उसके बाद आपने उसमें से सिलेक्ट करना है। तो ये जो है ये लेवल 3 की एक्टिविटीज़ है। तो लेवल 1, लेवल 2 और तो हर प्रोजेक्ट के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एट लीस्ट लेवल 3 तक की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और लेवल 3 की एक्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं विच कैन बी डन बाय अ स्पेशलाइज्ड टीम विद इन ए, क्या कहते हैं उसको, कंफर्टेबल टाइम। अब वो अगर आपका ये 1 वीक का है तो ये काम आपका जो है वो 1 डे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जो लेवल 3 की एक्टिविटीज़ हैं, अब इसके लिए आपने एक लेवल 3 एक्टिविटी को नॉर्मली हमने एक HR डिफाइन करना होता है, एक पर्सन या एक टीम असाइन करनी होती है, और उसको जो है वो हमने बजट और टाइमलाइन देनी होती है कि आपने ये काम इतने दिनों में करके देना है। तो वो जितना स्पेसिफिक टास्क होगा उतना बेटर है। अगर आपको इससे नीचे लेवल 4 तक भी जाना पड़े तो वो लेवल 4 तक भी नॉर्मली जाते हैं, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में लेवल 5 और लेवल 6 तक की एक्टिविटीज़ भी होती है। मसलन डैम आपने बिल्ड करना है तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कुछ तो जो है वो 10-12 मेन लेवल 1 की कैटेगरी हो जाएंगी, ठीक है। वो उसमें जियो टेक्निकल सर्वे है, फिर एक्वायर मटेरियल है, एक्वायर मशीन्स है, फंडिंग है, कंसल्टेंसी या उसका जो भी, तो ये मेन एक्टिविटीज़ होंगी। उसके अंदर जो है वो फिर लेवल 2 एक्टिविटीज़ आएंगी, फिर लेवल 3 आएंगी, उसको फर्दर वो डिवाइड करेंगे लेवल 1 तक, और उस लेवल 1 एक्टिविटी को वो एक टीम को देंगे कि वो एक टीम जो है उसने एक काम करना है। लेकिन सारा एज पर स्केड्यूल के लिए शेड्यूल बना होगा प्रोजेक्ट का, हाँ जी। उसी के साथ साथ चल रहा होगा। नहीं, ये हम बात कर रहे हैं जब आपने बनाना है खुद, आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपने अब उसके उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है। आप आपने स्टार्ट में फेजेस की बात की, हाँ जी, इसलिए फेजेस कहाँ पे हैं, जिसका फर्स्ट फिक्स है, सेकंड फिक्स है, थर्ड फिक्स है, वो भी थोड़ा सा बताइए। अब ये जो है ये बेसिकली आपकी प्लानिंग फेज है, ठीक है। उस प्लानिंग फेज के अंदर ये मेन फेजेस है। मसलन एंटरटेनमेंट जो है ये एक फेज होगी आपके डिनर की। उसके बाद जो इनविटेशन है ये भी एक फेज है। इनविटेशन सेंड नहीं करेंगे तो आगे आप ये जो सारा काम है आपका, मसलन, तो इनविटेशन जो है वो एक मेन फेज है, इनविटेशन आपने सेंड करनी है। उसके बाद जो फूड एंड ड्रिंक है वो एक मेन पार्ट है। इंटरटेनमेंट अगर आपने बीच में कोई रखनी है, किसी क्वाली बीच में अरेंज करनी है या कोई और इवेंट रखना है इस तरह का, वो भी एक मेन फेज है। अब इस हर फेज को आपने देखना है कि क्या इसको एक बंदा या एक टीम मैनेज कर लेगी। अगर वो मैनेज नहीं कर सकती, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फिर उसको आपने ब्रेक डाउन कर देना उसी हिसाब से कि इस बंदे की ड्यूटी ये होगी, इस बंदे की ड्यूटी होती है ना, ड्यूटी लगाते हैं आप कि फूड आपने देखनी है और इस दिन जाके आपने वहाँ पे फंक्शन है, आपने चेक करके आना है कि इनकी फूड कैसी है। तो वो जो है ये बेसिकली एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। आप बने बनाए टेम्पलेट भी मिल जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। लेकिन नॉर्मली जो है ये चीज़ डिपेंड करती है टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल के ऊपर, जो बंदा उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो एक मेन काम है इसके लिए ये कितने दिन में होगा। क्या एक ही टीम को लगा दें तो वो कर लेंगे, या फिर हमें 2-3 टीमें लगानी पड़ेंगी और इस टास्क को फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका एक पर्पज़ तो ये होता है ना कि आपने अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको स्पेसिफिक टास्क देने हैं स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ। दूसरा पर्पज़ इसका ये भी होता है कि आप उसको मॉनिटर कर सकें प्रोग्रेस, ठीक है। अगर आप एक ही बड़ा फेज या इन्विटेशन एक बंदे को दे दें, ठीक है, तो और उसको आगे नीचे सब डिवाइड ना करें, तो आप उससे ये कब पूछेंगे कि डिज़ाइन किया या मेलिंग लिस्ट मिल गई, आप उससे ये पूछेंगे इन्विटेशन होगी कि नहीं होगी। ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग फेज हो जाएगा, ये लॉन्चिंग के नॉर्मली बाद आता है कि जब आपका लॉन्च हो गया, आपको स्कोप मिल गया, पैसे भी मिल गए आपको, यानी तो ये बेसिकली प्लानिंग फेज है। एग्जीक्यूशन इसके बाद स्टार्ट होगी।
तो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है ये प्लानिंग फेज की सबसे पहली डॉक्यूमेंट होती है नॉर्मली, और ये अभी इससे आगे जो है वो फिर सारा आपका प्रोजेक्ट डिफाइन होगा कि आपने प्रोजेक्ट को करना कैसे है, उसका वर्क फ्लो क्या होगा, उसमें आपने क्वालिटी चेक कहाँ पे करना है, ठीक है। ये इनिशियल है और ये नॉर्मली होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग से, आपकी जो टीम है वो बैठती है, ये जो मेन चीज़ें हैं ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर या जो हायर मैनेजमेंट है वो बैठ के डिसाइड करती है कि ये मेन फेजेस हैं। उसके बाद जो है ये आपके नीचे डेलीगेट कर देते हैं, मसलन ये इनविटेशन एक बंदे को डेलीगेट कर दी, उसे कहते हैं कि आप इसका वर्क ब्रेकडाउन बनाओ, इस इनविटेशन के अंदर कौन कौन से काम करने वाले हैं। अगर हमने इनविटेशन टाइम के ऊपर सेंड करनी, आपने सेंड इनविटेशंस RSVP फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ना। डिज़ाइन बन गया तो उसके बाद उसका प्रिंटिंग हो सकती है, ये डिज़ाइन है, प्रिंटिंग, और फिर उसको जो है वो रिसीव किसने करना है, लेके किस दिन आना है, किस दिन तक लेके आना है। अगर आपके पास वो लिमिट है कि इस दिन तक इनविटेशंस आ जानी चाहिए या हमारे पास आ जानी चाहिए, और फिर सेंड किस डेट तक कर देनी है हमने, और फिर RSVP किस डेट तक हमने सबसे फ़ोन करके पूछ लेना है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट आप इसके आगे फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। ये आगे हम और भी देखते हैं। अब इसका जो बेसिक रूल है, अब फॉर एग्जांपल ये एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, मेजरेबल आउटकम्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांस न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन टू इंप्रूव रिटेंशन एंड मोर इफेक्टिवली कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ये ऑब्जेक्टिव है, आपने जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको ओरिएंटेशन करनी है, न्यू एम्प्लॉयज को, उनको आपने स्कोप सारा कुछ बताना है। आउटकम्स क्या है, इंक्रीज इन रिटेंशन रेट, आपने जो नए बंदे हायर करते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहें, जल्दी रिजाइन करके ना चले जाए। अंडरस्टैंड मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ न्यू हायर्स इंक्रीज्ड, ठीक है। ये आपकी मेजरेबल आउटकम है। इसको मेजर कैसे करेंगे, वो आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ जो है वो रिव्यू करेंगे कि ये ओरिएंटेशन करने के बाद क्या हमारा जो रिटेंशन रेट है वो इम्प्रूव हुआ है या सेम है या डिक्रीज हुआ है। अब ये उसका प्रोजेक्ट है, उसकी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। अब इसमें वो क्या कर रहा है, टास्क 1 क्या है, ओरिएंटेशन टास्क फोर्स लॉन्च्ड। सबसे पहले तो ओरिएंटेशन टास्क फोर्स बनी, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 वीक, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। और इसमें रिसोर्सेज क्या होंगे, एजुकेशन मैनेजर, एजुकेशन स्टाफ टीम, 2 डिपार्टमेंट मैनेजर, 3 स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव एंड फैसिलिटेटर। और ये असाइन किसको हुआ है, HR डायरेक्टर और एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है। ये किसी स्कूल का है या किसी कॉलेज का या आपके पब्लिक स्कूल्स का हो सकता है, सारे पब्लिक स्कूल्स का, पंजाब लेवल के ऊपर उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब इसमें क्या है, कंपाइल ओरिएंटेशन एवेलुएशंस फॉर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये 4 वीक उन्होंने इसको दिए हैं कि हम जो है वो ओरिएंटेशन एवेलुएशंस जो हैं वो बनाएंगे और इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपके एजुकेशन सेक्रेटरी को ये टास्क मिल गया। उसके बाद इन्हांसमेंट प्रपोजल प्रिपेयर, अब प्रपोजल बनेगा कि आपने क्या क्या इन्हांसमेंट करनी है, उसके जो है वो हर टास्क 3 टास्क उन्होंने बना दिए, उसके हर एक टास्क की ड्यूरेशन आ गई। अब इसका प्रीडिसेसर क्या है, 1 और 2, ये एक्टिविटी 1 और 2 कंप्लीट होंगी तो ड्राफ्ट रिकमेंडेड चेंजेस आएंगी। तो ये जो प्रीडिसेसर है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन सी एक्टिविटीज जो हैं दे नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग न्यू एक्टिविटी। तो 3A जो है उसको स्टार्ट करने के लिए 1 और 2 कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद रिकमेंडेशंस प्रेजेंटेड टू द एग्जीक्यूट टीम या एग्जीक्यूटिव टीम। अब वो 1 वीक के अंदर उन्होंने जो है वो रिकमेंडेशन प्रेजेंट करनी है। इसके लिए जो है वो 3A कंप्लीट होगा तो फिर ही वो रिकमेंडेशन आगे प्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी आपका टेक्निकल टास्क है या मसलन आपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले जो है वो आप परचेज करेंगे तो तभी आगे जो है वो इंस्टॉलेशन होगी। अगर आपने जो है वो परचेज करके इंस्टॉल करना है, फिर आगे जो है वो पहले डक्ट वर्क होगा या पहले आप एयर हैंडलिंग यूनिट इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट के जो है वो कुछ मेन फेजेस होंगे, बड़े बड़े फेज होंगे, और हर बड़े फेज को आगे आपने फर्दर डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस कि आपकी जो टीम्स हैं वो कितना उस टास्क को हैंडल कर सकती हैं। और इसका जो एक मेन चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि इसको हमने मॉनिटर करना है, हमने देखना है कि 1 हफ्ते का टास्क हमने देना है इस टीम को और उस 1 हफ्ते के अंदर हमने देखना है कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। जितना आप उसको बड़ा रखेंगे स्कोप उस क्या कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या उस वर्क का, उतना उसको मॉनिटर करना और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। जितना आप उसको शॉर्ट कर सकें
स्पेसिफिक कर सकें, उतना जो है वो बेटर है। ठीक है, ये आगे कुछ टास्क हैं। तो नॉर्मली ये इस तरह की एक ब्लैंक शीट होती है, उसके अंदर आप टास्क का नेम लिखते हैं, उसकी ड्यूरेशन लिखते हैं, प्रीडिसेसर, उसका रिसोर्स कौन होगा, और फिर ये असाइन किसको करना है। असाइन का मतलब है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी इसकी कंप्लीशन की। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद हो सकता है, वो कोई टेक्निकल मैनेजर हो सकता है, वो कोई वेल्डर हो सकता है, तो वो वेल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सारे टास्क जो हैं, और ये काम करने के लिए जो है वो नॉर्मली वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होती है। इसलिए जो है वो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर या तो खुद टेक्निकल होगा, या फिर उसकी टीम के अंदर जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टीम होगी या एक बंदा होगा जो कि उस किस्म के प्रोजेक्ट्स पहले कर चुका है। ठीक है, तो ये टास्क जो है वो नॉर्मली या तो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद करेगा, लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 के टास्क हैं नॉर्मली ये फिर आगे डेलीगेट हो जाते हैं टीम को। मसलन इंस्टॉल एयर हैंडलिंग यूनिट, अब एयर हैंडलिंग यूनिट जिसने इंस्टॉल करना है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको साइन हो जाएगा कि आप इसके लेवल 2 और लेवल 3 के टास्क बना के दें 1 वीक के मैक्सिमम, जो कि यूनिक हो। मसलन एक चीज़ परचेज है, परचेज एंड इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, पहले परचेज एंड प्रोक्योर या प्रोक्योर। ठीक है, इंस्टॉल जो है वो सेकंड स्टेप में होगा। ठीक है, उसकी टेस्टिंग थर्ड स्टेप में होगी। उसके जो है वो आगे अगर कोई आपने क्या कहते हैं फाइनल कमीशनिंग है तो वो फिर फोर्थ स्टेप में होगी। तो फॉर एग्जांपल पल्मोनरी पेशेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोजेक्ट, अब जो इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर उसको कंट्रोल करना है, तो फ्रॉम फॉर्म ए टास्क फोर्स नंबर 1 हो गया, 2 वीक के अंदर स्टार्ट करें, उसका स्टार्ट और फिनिश दे दिया, और इसका जो रिसोर्सेज क्या होंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल, RN डॉक्टर और एजुकेटर। इसी तरह से आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रोसेस टू डिक्रीज इन्फेक्शन रेट। ठीक है, इसका प्रीडिसेसर ये 1 करने के बाद जो है ये सेकंड होगा, इसका प्रीडिसेसर 1 है, इसका एक्टिविटी 2 स्टार्ट होगी जब 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो सारा टास्क है बेसिकली आपको जो एक ब्लैंक शीट बनाएंगे उसके अंदर सारे टास्क लिखेंगे, और कोशिश करेंगे कि उन टास्क को आप उस सीक्वेंस में लिखें जिस सीक्वेंस में वो टास्क आपने करने हैं। ठीक है, इन बाद में जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं बल्कि। तो टेम्पलेट फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो मसलन आइडिया 1 2 3 पोटेंशियल स्टेप्स क्या होंगे, फिर उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी सक्सेस मैयर क्या है, कैसे मैयर करेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट हो गया, बैरियर्स क्या है कि उसमें कंप्लीशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, किस वजह से कंप्लीट नहीं होगा, उसके कुछ नोट्स लिखने हैं, कंटेक्ट, ईमेल एड्रेस। उसके बाद एक बनता है जिसको हम कहते हैं RACI मैट्रिक्स। RACI जो है दैट स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्ट एंड इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि जो भी आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ पे, अब ये वर्क ब्रेकडाउन आपका सब प्रोजेक्ट है, टास्क A1 A2 B1 B2, ये आपके डिटरमाइन नीड, सोलिसिट कोटेशन, राइट अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, और आगे जो भी आपका टास्क है, मेन जो टास्क है लेवल 2 के नॉर्मली या लेवल 1 के जो टास्क हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके आगे सब टास्क आ जाएंगे, उसमें A1 A2 B1 B2, इसमें सिर्फ B1 है, इसमें C1 C2, इसमें 3 टास्क हैं। और इसके आगे हम लिखेंगे कि किस पर्सन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फॉर्म उसने किसको रखना है, प्रोजेक्ट मैनेजर को, और आपके पास जो अकाउंटेबल है वो कौन होगा इसका, हु इज अकाउंटेबल फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, एक वो रिस्पॉन्सिबल है, एक अकाउंटेबल है, और एक जो है वो इसमें आता है कंसल्ट। फॉर एग्जांपल C3 यहाँ पे जो फील्ड मैनेजर है उसको कंसल्ट करना है ये टास्क करने से पहले या ड्यूरिंग जब ये टास्क हो रहा होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो नॉर्मली इन्फॉर्म होता है, ठीक है, या कंसल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एक टास्क है इसका वो रिस्पॉन्सिबल भी है, कुछ का वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ की उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी है कि टास्क कितना हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, कितना कंप्लीट हो गया, और कुछ में उससे कंसल्ट करना है कि जब भी वो अगर स्टार्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर से कंसल्ट करना है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है या इशू आता है तो फ़ौरन आपने कंसल्ट करना है प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो इसको हम कहते हैं RACI मैट्रिक्स। तो WBS के बाद जो सेकंड बनता है वो RACI मैट्रिक्स है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी, RACI मैट्रिक्स में रिस्पांसिबल कौन होगा? अगर ये 4 है, अकाउंटेबल भी है, कंसल्ट भी है, रिस्पांसिबल या इन्फॉर्म भी है। हाँ CM A1 ले लेते हैं,
इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इन्फॉर्म है, हाँ जी, वो तो इन्फॉर्म। इनको इन्फॉर्म कौन करेगा? प्रोजेक्ट इंजीनियर करेगा या इंडस्ट्रियल इंजीनियर करेगा? ये बेसिकली जो है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो करेगा। अकाउंट बेसिकली तो ये आपका जो अकाउंटेबल है जिसने वो टास्क कंप्लीट करना है, इसमें तो करवाना है ना रिस्पॉन्सिबल ने। तो ये जो अकाउंटेबल है ये रिपोर्ट जनरेट करेगा, या जो भी लीड जो है वो बेसिकली आपका जो आर है वो करेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अकाउंटेबल जो है वो उसको कंप्लीट करेगा, या डायरेक्ट उसकी आप कह लें कि वो टास्क उसने करना है। और जो इन्फॉर्म कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर। इन्फॉर्म जो है वो इन्होंने करना है, आपके जो रिस्पॉन्सिबल है वो आगे इन्फॉर्म, प्रोजेक्ट मैनेजर ने इन्फॉर्म रहना है कि ये टास्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कंसल्ट जो है वो बेसिकली उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, या वो बेसिकली आप कह लें कि एक एक्सपर्ट है, उसने जो है वो कंसल्टेशन देनी है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जितने भी आपके टास्क हैं उन सब टास्क का एक रिस्पॉन्सिबल और एक अकाउंटेबल पर्सन जो है वो डिफाइन होगा। और नॉर्मली ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है कई दफ़ा। ये एक आपके पास एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें फॉर एग्जांपल जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट शेड्यूल जो है वो क्रिएट भी करेगा, यूज भी करेगा। तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, टेक्निकल रिव्यू है, चिप स्केड्यूल है, ये एक चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर चार्ट है। तो चार्ट जो है वो बेसिकली सिंपल से स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे आप उसमें ऐड करते जाएंगे तो वो कम्प्लेक्स होते जाते हैं। इसमें जो सर्कल है वो शो कर रहे हैं आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को, और जो रेक्टेंगल्स हैं ये डिफरेंट मैनेजर हैं या टीम्स हैं उनको शो कर रहे हैं। अब इसमें देखें यूज लिखा हुआ है कहीं पे और कहीं पे क्रिएट लिखा हुआ है। और उसमें डिजाइन टीम ने क्रिएट करना है चिप डिजाइन, और ये जो चिप डिजाइन है वो आगे कहाँ पे यूज होगा? हाई लेवल डिजाइन, स्कीमेटिक, नेट लिस्ट, ये सारी चीजें उन्होंने जो है वो क्रिएट करनी है। और इसको यूज कौन करेगा? लेआउट स्पेशलिस्ट। और वो फिर क्रिएट करेगा लेआउट, और वो लेआउट जो है वो रिव्यू किसके पास होने के लिए जाएगी? डिजाइन टीम के पास। तो ये एक नेटवर्क डायग्राम है जिसमें सारी डॉक्यूमेंट और सारी टीम्स जो हैं उनकी इंटीग्रेशन शो हो रही है। तो इसमें जो है वो बेसिकली ये काफ़ी कम्प्लेक्स बन जाती है कई दफ़ा, अगर जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो ये भी इनिशियल स्टेज के ऊपर प्लानिंग फेज में बनाई जाती है कि किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस टीम ने क्या चीज़। अब मसलन चिप स्पेसिफिकेशन है वो यूज़ करनी है डिज़ाइन टीम में, वो आएंगी कहाँ से? वो हो सकता है कस्टमर से आ रही हूँ या प्रोक्योरमेंट से, जो भी आप पे रिक्वायरमेंट आई है वो एक डिज़ाइन टीम R&D टीम ने बनाई है, तो वो वहाँ से आ गई। तो ये एक इस तरह का एक इंटरफेसेस सारी जो है वो आपस में डिवेलप होंगी कि कौन बंदा क्या काम करेगा, क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, या वो जो आपने प्रिपेयर किया डॉक्यूमेंट वो यूज़ कौन करेगा। इसी तरह होती है इसमें एरोस भी हो सकती है, एरो भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली ये जो दरमियान में रिव्यू या कॉन्ट्रीब्यूट है, चीफ मैनेजर रिव्यू करेगा किसको? स्कीमेटिक को, ठीक है। तो इसमें एरो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कई जगह पे टू वे है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हाँ, तो वो बेसिकली इसमें दरमियान में ये जो दोनों के दरमियान में ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये शो कर रहे हैं कि इसने क्रिएट करना है या यूज करना है। ये हमने देख लिया इसमें एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड होती है। वाई एक्सिस के ऊपर एफर्ट है, इनिशिएशन में कम है, प्लानिंग सबसे ज़्यादा एफर्ट आपकी एग्जीक्यूशन में होगी टीम की, और कंट्रोल में भी काफ़ी एफर्ट चाहिए होती है, और क्लोजिंग में भी। इनिशिएशन में नॉर्मली कम एफर्ट चाहिए होती है। कई दफ़ा अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ये काम जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो हैंडल कर रहा होता है। कंट्रैक्ट, स्कोप सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर और जो लीड टीम होती है उसके साथ बैठ के ये हैंडल करते हैं। तो अब इस काम के लिए जो है वंस यू हैव डेवलप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो आपने बना लिया, तो उससे फिर स्केड्यूल की तरफ जाते हैं, उसको हम प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करते हैं। उसके लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक गैंट चार्ट है, नेटवर्क डायग्राम्स हैं, उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड है, और फिर पर्ट मेथड है। ठीक है, 3 मेथड हैं जो कि नॉर्मली यूज होते हैं। प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट है, और क्रिटिकल पाथ मेथड। ये जो पर्ट टेक्निक है ये बेसिकली स्पेसिफिकली यूज होती है R&D प्रोजेक्ट्स के लिए, या ऐसे प्रोजेक्ट जो कि पहले नहीं हो चुके और जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका नाम ये है कि एवेल्युएशन एंड रिव्यू। ठीक है, एवेल्युएट करके उसको रिव्यू करके कॉन्स्टेंटली जो है वो चल रही होती है। इसका हमें पता नहीं होता कि कॉस्ट कितनी आएगी, टाइम कितना लगेगा, सिर्फ हमें एक रूडिमेंट्री एक आइडिया होता है कि हमने ये चीज़ बनानी है और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये टीम है, इतने फंड हैं। लेकिन वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट कैसे चलेगा
उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, या आप फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकल स्किल भी नहीं है आपके पास इतनी ज़्यादा बंदे की, आपके इंजीनियर जो हैं वो इतने ट्रेंड नहीं हैं, तो उस केस में भी ये पर्ट जो है, लेकिन नॉर्मली ये डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, नासा, वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ये दो जो हैं ये बेसिकली ये टूल हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। इसमें जो आपका CPM है उसमें बेसिकली आपके पास एक टास्क, आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आ गया, उसमें आपके पास टास्क हैं और प्रीडिसेसर हैं, दो चीज़ें आपको चाहिए और उनकी ड्यूरेशन। तो एक आपका स्टार्ट होगा, एक फिनिश होगा, और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका एक्टिविटी A है और इसी के पैरेलल में एक्टिविटी B भी है। ये दोनों देखें इनके साथ, ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा थोड़ा सा, टास्क ABCD है और इसके प्रीडिसेसर है। A और B का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, इसका मतलब A और B जो है इसका मतलब ये स्टार्ट में आपके दोनों टास्क स्टार्ट टास्क है। तो A और B आपके स्टार्ट होंगे, B के बाद अब C इसका प्रीडिसेसर A है, तो हम जो है वो A के बाद हम C बनाएंगे, A के बाद C आ गया। उसके बाद D जो है इसका प्रीडिसेसर B है, E का भी B है, इसका मतलब B जो है ये प्रीडिसेसर है दो टास्क का, तो B से आगे दो टास्क निकलेंगे C एंड D। तो ये जो B है इससे आगे दो टास्क होंगे C एंड D। उसके बाद F पे जा रहे हैं, F जो है उसका प्रीडिसेसर है C और D दोनों। तो अब आपके पास ये C है, ये D है, तो ये हमने गलत लिखा हुआ है, किधर गलत है? F का C और D है, अच्छा ये C और D। तो F जो है इसके दो प्रीडिसेसर हैं C और D, तो C और D दोनों जो हैं वो कंप्लीट होंगे तो आपका F जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद जो G है उसका प्रीडिसेसर E है, तो G जो है E के बाद आएगा, और उसके बाद जब आपके सारे टास्क आ गए तो ये दोनों टास्क जो हैं ये जाएंगे फिनिश में। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क डायग्राम है। जब आपने अपना वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया, सारे टास्क लिख लिए, उनके प्रीडिसेसर लिख लिए, तो ये आपके पास एक नेटवर्क आ जाएगा। इससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके कौन से टास्क जो हैं वो किस किस सीक्वेंस में चलेंगे, कौन से टास्क आप पैरेलल में कर सकते हैं और कौन से टास्क जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे या वेट करना पड़ेगा कि उसका जो प्रीडिसेसर टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसको जो है हम इस तरह भी लिखते हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड और एक को कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो। इसमें जो है आपका जो नोड है यहाँ पे एक्टिविटी लिखी हुई है एक्टिविटी A, और इसमें जो एरो है, एरो के ऊपर हम एक्टिविटी लिखी हुई है A। ये दो टेक्निक यूज होती है। नॉर्मली एक्टिविटी ऑन नोड जो है ये ज़्यादा सिंपल होती है थोड़ी सी। उसके बाद जो गैंट चार्ट है अगर हम देखें तो ये गैंट चार्ट आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, प्राइमावेरा भी है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स भी है। अब ये जो एक्टिविटी है, आपके जितने टास्क थे ABCD, उनका जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन है, स्टार्ट और फिनिश डेट, और एक हम कहते हैं लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, कि मैक्सिमम कितना लेट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल स्टार्ट इसका 1/4 है, इसका लेट स्टार्ट 1/4 है, 14/1 है, इसका 28/1 है, इसका भी 28/1 है, इसका 15/2 है, लेकिन इसका लेट स्टार्ट 18 तक जा सकता है। वो इसमें सॉफ्टवेयर में ऐसे भी बोलते हैं जैसे प्लान स्टार्ट और प्लान फिनिश है, और इसमें एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश करते हैं। इसमें हाँ, एक्चुअल और प्लान्ड ये दोनों इसमें यूज होते हैं। प्रोजेक्ट है MS प्रोजेक्ट, उसके अंदर बेसिकली ये तो ऑटो स्केजुअल है या मैनुअल स्केजुअल है, टास्क नेम। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट लेवल टास्क और इंडेंट दे के आप सेकंड लेवल, और इससे आगे इंडेंट दे के थर्ड लेवल के टास्क जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और प्रीडिसेसर, और फिर रिसोर्स नेम भी दे सकते हैं आप। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देता है आपको ये। रिसोर्स नेम के बाद अगर आप देखें तो एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश, इसमें अगर आप देखें तो ये परसेंटेज कंप्लीट, इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ आप लिख सकते हैं कौन सा टास्क कितना कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट, और इसमें एक्चुअल फिनिश, एक्चुअल ड्यूरेशन और एक्चुअल स्टार्ट। और इसके अलावा इसका जो है वो बेसलाइन एक दे सकते हैं आप,
आपका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है वो उस बेसलाइन बन जाएगा, और जो एक्चुअल में चल रहे हैं टाइम्स वो आपके एक्चुअल हो जाएंगे। उसको आप जो है वो ट्रेस कर सकते हैं कि बेसलाइन के मुताबिक कितना बजट और टाइम जो है वो आपकी एक्सटेंड हो रही है, और इसी के अंदर आपके ड्यूरेशंस और ईएससी कॉस्ट भी डाल सकते हैं, सारा कुछ इसमें। एंड लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश, तो ये 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली। इसको अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश बुक्स के अंदर मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल फिनिश, और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। ठीक है, एक्चुअल और लेट यानी मैक्सिमम कितना लेट कर सकते हैं स्टार्ट, और फिनिश जो है वो कितना लेट कर सकते हैं मैक्सिमम। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसको आपने आगे लेके जाना है टास्क को, तो नॉर्मली जो है इसको यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन होता है, आप इसको लेवल 3 का टास्क भी बना सकते हैं। नहीं गया? इसमें जो है वो लेवल, हाँ, लेवल 2 लेवल 1 के हैं। तो बेसिकली इसका इनिशिएशन, फिर फैब्रिकेशन जो सारी आपकी है, मैन्युफैक्चरिंग, और एंड के ऊपर जाके पैकेजिंग एंड शिपमेंट है, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का जो है वो भी आप अलग टास्क बना सकते हैं, कब कब मॉनिटर करना है। और फिर प्रोजेक्ट क्लोज जो है उसका भी एक अलग जो है वो टास्क स्केड्यूल के अंदर बनेगा, और उसके अंदर आप फर्दर रख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कंट्रैक्ट या साइनिंग ऑफ क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, रिलीज ऑफ फंड, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लोजिंग के अंदर जो भी आपने करनी है, कमीशनिंग अगर डालनी क्लोजिंग में, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। और इसके आगे अगर आप देखें तो ये प्रीडिसेसर्स और ये सारा कुछ आप डिफाइन करेंगे, उसकी बेस के ऊपर आपके पास एक विजुअल फॉर्मेट के अंदर जो है वो टास्क आ जाएंगे। वो जो टास्क जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट किस में जा रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट किसको फीड कर रहा है आगे जाके। तो यहाँ से जो है वो आपके पास एक विजुअल फीडबैक आपको मिल जाता है कि कौन सा टास्क आपने कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। और इसके बेस के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और भी मिलती है। इसमें गैंट चार्ट है, इसमें टीम मेंबर तो ऐड नहीं किए हुए, लेकिन इसमें टीम प्लानर आता है सारा। टाइम लाइन जो है वो आपको मिल जाती है, मेन जो टास्क हैं अगर आपने वो डिफाइन किए हुए टाइम लाइन में। और इसके अलावा टीम प्लानर है, रिसोर्स प्लानर है, कैलेंडर आपको मिल जाता है। ठीक है, आप कैलेंडर इस तरह से ड्रा कर सकते हैं इसके अंदर, कौन सा टास्क जो है वो किस वीक में हो रहा है। तो ये सारे काम जो हैं वो आपने अगर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर सही बनाया हुआ है तो देन आप जो है वो इस स्टेप के ऊपर जाएंगे। अगर आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है उसमें एरर्स हैं या वो टेक्निकली या ठीक नहीं है तो वो आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा एंड के ऊपर। लेकिन एक दफ़ा जब आप गैंट चार्ट बनाएंगे या नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से भी फिर आपको पता लगता है कि कौन से टास्क हैं जो हमने सही प्लान नहीं किए, या उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब टास्क में। तो स्केजुलिंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केजुलिंग के ऊपर आगे सारी एग्जीक्यूशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और स्केजुलिंग जो है वो नॉर्मली जो है ये चेंज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। उसके लिए ये है कि एक मेथड होना चाहिए, एक कोई फॉर्म होना चाहिए, चेंज रिक्वेस्ट उसको कहते हैं। कि आपने जो है एक बंदा वो कहता है कि ये टास्क 3 दिन के लिए मुझे दिया गया है लेकिन मेरे से 5 दिन में होगा, 3 दिन में नहीं हो सकता, ये रीज़न है। तो वो चेंज रिक्वेस्ट जो है वो फ़ौरन इन्फॉर्म करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि वो प्लानिंग इंजीनियर जो है वो अपने उस प्रोजेक्ट प्लान जो है उसको चेंज कर सके, ताकि आगे वाले जो टीम मेंबर हैं उनको पता लग जाए कि ये टास्क 2 दिन लेट हो गया, तो आगे वाले टास्क जो हैं वो, उससे आपको ये भी पता चलेगा कौन सा रिसोर्स आपका फ्री हो गया। उसने एक टास्क जो है वो 2 दिन आपने प्लान किया हुआ था कि इस दिन हमने इस बंदे को बुलाना है और ये काम स्टार्ट करा देना, लेकिन वो पिछला काम 2 दिन लेट हो गया। इसका मतलब वो जो बंदा आएगा या बंदे आएंगे या मशीन आएगी वो आपकी 2 दिन फ्री रहेगी। ठीक है, तो उसको आप कैसे जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं, वो तो कॉस्ट पड़ेगी ना आपको। ठीक है, वो कॉस्ट जो है कैसे कर सकते हैं, तो जैसे ही आप फ़ौरन अपग्रेड करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, सॉफ्टवेयर है, ये आपको फ़ौरन बता देगा कौन सा रिसोर्स आपका फ्री हो गया कितने दिनों के लिए, अगर आपने प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग की हुई है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, ये एक और प्लान है, इसके अंदर जो है वो आप देखें तो रिसोर्स पर्सन जो है वो भी मेंशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर एचआर, फिनांस एंड प्रोजेक्ट, ये जो है वो भी साथ मेंशन कर सकते हैं आपको कौन सा टास्क जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर आगे जो भी रहे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है।
उसके बाद ट्रैकिंग गैंट चार्ट, आप ट्रैकिंग इसके साथ कर सकते हैं। ये बेसलाइन फिनिश है, बेसलाइन स्टार्ट ऐड कर सकते हैं, और जो एक्चुअल स्टार्ट और फिनिश जो है उसके मुताबिक वो देखेगा कि क्या ये सेम है। अगर सेम है तो आप देखेंगे एक ट्रैकिंग चार्ट बनना शुरू हो गया इसका। अब ये ट्रैकिंग जो है ये बता रही है कि आपका लेट स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट और लेट फिनिश हुआ है एक्चुअल से, बेस लाइन से नहीं। अच्छा, बेस लाइन नीचे वाली, ऊपर वाला, हाँ, ऊपर वाला जो है वो थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया और अर्ली फिनिश हो गया। अब यहाँ पे जो फिनिश हुआ है तो इसके नतीजे में आपको फौरन पता होना चाहिए कि इसके नतीजे में कौन सा रिसोर्स आपका 1 या 2 दिन के लिए फ्री हो गया, स्लैक आ गया बीच में, इसको हम कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो नहीं, बेसलाइन नॉर्मली नीचे होती है। हाँ। अब 19 है ना ये आपके पास स्टार्ट, और बेसलाइन स्टार्ट 17 है, ठीक है। तो बेसलाइन स्टार्ट आपका ऊपर वाला, ठीक है। वो एक्चुअल में इसमें बेसिकली बेसलाइन नीचे बनती है। हाँ, वो यहाँ पे बेसलाइन ऐसे नीचे आती है कलर में, और एक्चुअल जो है वो ऊपर होती है। लेकिन वो यहाँ पे जो है वो ऑपोजिट है, ये बेसलाइन आपकी वाइट है और टास्क जो है वो एक्चुअल जो टास्क है वो ब्लू में है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो बेसलाइन नीचे आ रही है। तो बेसलाइन के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, आपने प्लान क्या किया था और एक्चुअल में कैसे हुआ, वो आपको साथ साथ पता लग रहा होता है अगर आप प्रोजेक्ट जो है उसको जो है वो स्टार्ट और फिनिश अपडेट करते रहे। उसके बाद फाइंडिंग क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो है वो नॉर्मली हम इसी तरह से अपनी नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक ए से लेकर आई जे तक जो है ये टास्क है, और हर टास्क की ड्यूरेशन जो है वो हमने साथ लिखी हुई है। मसलन ए जो है वो 5 डेज लेगा, बी जो है वो 4 डेज, डी 4 डेज, सी 4 डेज, ठीक है। यहां से फिर हम आते हैं इस डायग्राम पर। ये डायग्राम आपने लिख ली, सिंपल एक्टिविटीज के नाम और उसका जो ड्यूरेशन है वीक्स में या डेज में, ठीक है। ये छोटी भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट MS प्रोजेक्ट, उसमें भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसमें हम एक दफ़ा फॉरवर्ड जाते हैं और एक दफ़ा बैकवर्ड, 2 होते हैं। और हमने क्या करना है, हमने ये बेसिकली बनाना है, हर टास्क जो है उसका एक अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश लिखना है। तो यहाँ से हम चलेंगे, अब ये स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है, ये 0 पे स्टार्ट होगी। उसके बाद प्लस उसकी ड्यूरेशन 5 डेज में इसका अर्लीस्ट फिनिश है, ठीक है। 5 दिन की एक्टिविटी है, 5 दिन से पहले ये कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद इससे जितनी एक्टिविटीज निकल रही हैं उन सब का स्टार्ट 5 हो जाएगा, इस ये 5वें दिन खत्म होगी। तो अगर दरमियान में ब्रेक नहीं रखी हुई आपने तो 5th डे के ऊपर ये अगली सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबके टॉप का अर्ली स्टार्ट जो है वो 5 आ जाएगा, उसमें उनकी ड्यूरेशन ऐड करेंगे 9, 5 + 6 11 और 5 + 3 8। तो ये अर्ली फिनिश आ जाएंगे सबके। यहाँ से फिर आगे चलेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे आ रहे हैं, इसका 8 है। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है, अब यहाँ से तो इससे आगे एक ही एक्टिविटी है, तो ये 9 इसका फिनिश है, अगली का वो स्टार्ट हो जाएगा, प्लस उसमें डे ऐड करेंगे, वो उसका फिनिश आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 एक्टिविटीज आ रही हैं, वहां पे जो दोनों में से, अब यहाँ पे ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो जिसका सबसे लॉन्गेस्ट होगा या जो हाईएस्ट डिजिट होगा दोनों में से, वो आपका आगे जाएगा अर्ली स्टार्ट में। अब फॉर एग्जांपल इसने एज ने स्टार्ट होना है डी और ई के बाद, तो जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं होंगी एज स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये 9th डे पे कंप्लीट होगी, ये 11th डे पे, तो इसका मतलब एज जो है कब स्टार्ट हो सकती है, 11th डे पे। 11th डे के ऊपर दोनों आपकी कंप्लीट होगी, और फिर 6 7 और फिर 17 आगे यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस 4 21, और यहाँ से नीचे अगर आप देखें तो 12 + 8। अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट टाइम है जिसका, वो आपका क्या होगा, वो मैक्सिमम टाइम होगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। मसलन ये आई एक्टिविटी तो 18th डे पे कंप्लीट हो गई, लेकिन जो आपकी जेथ एक्टिविटी है वो 21st डे पे कंप्लीट हो रही, तो जब तक सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं होंगी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो 21 डेज है। उसके बाद हम जाते हैं बैकवर्ड में कैसे जाएंगे, ये जो 21 डे है इसको नीचे ले आएंगे, और जो मैक्सिमम टाइम है वो दोनों का आपका अर्लीस्ट या लेटेस्ट फिनिश होगा। ऊपर वाला अर्लीस्ट था, नीचे वाले लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, या लेट स्टार्ट लेट फिनिश। अब इसमें क्या होगा,
ये 21 है फिनिश प्रोजेक्ट का, तो इसको भी हम मैक्सिमम 21 डे तक लेके जा सकते हैं। लेट यानी इसको हम लेट अगर करें तो 21 डेज तक जा सकती है। 18 डे पे कंप्लीट हो रही है, लेकिन हम इसको 21 डे तक लेके जा सकते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट फिनिश है वो 21 है। अब बैकवर्ड जब आएंगे तो जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है वो माइनस करेंगे तो स्टार्ट आ जाएगा। फिनिश 21 डे पे हो रही है, -6 करेंगे तो 15 पे स्टार्ट होनी चाहिए। इस तरह पीछे यहाँ पे आएंगे, ये 15 पे स्टार्ट हो रही है, तो इससे पीछे वाली 15 पे एंड हो सकती है, उसमें से माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। जहाँ पे 2 आ जाएंगे एक्टिविटीज वहां पे क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन है, मसलन यहाँ पे 3 एक्टिविटीज आ रही हैं। अब इसका 11 और 7 है, 11 और 5 है, और 11 और 8 है, ठीक है। वो हमने जो कैलकुलेट करते हुए आए पीछे से, इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट है 8 है, इसका 5 है, इसका 7। तो जो लेटेस्ट फिनिश होगा उससे प्रीवियस एक्टिविटी का, वो इन सब में से स्मॉलेस्ट वाला आएगा। तो जाते हुए जो था वो लार्जेस्ट लेते थे हम फिनिश का। दो एक्टिविटीज मिल रही हैं जहाँ पे, तो पीछे वाली दोनों का जो अर्लीस्ट फिनिश वाला जो मैक्सिमम टाइम है वो हम आगे लेके जाते थे। बैकवर्ड में जो है वो मिनिमम वाला लेके जाएंगे। 7, 5 और 8 में से 5 यहाँ पे आएगा, और ये 5 डेज की एक्टिविटी है, तो ये 0 डे पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास मिला है, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट या लेट फिनिश, तो हर एक्टिविटी का आपके पास आ जाएगा कि अर्ली किस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम या अर्लीस्ट किस टाइम पे वो फिनिश हो सकती है, और इसको कितना लेट कर सकते हैं स्टार्ट में भी और फिनिश में भी। अब ये दोनों डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अर्ली स्टार्ट भी 11, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट भी 11 है, अर्ली फिनिश और अर्ली लेट फिनिश भी सेम है, तो इसके अंदर कोई स्लैक नहीं है एक्टिविटी में। अगर आप यहाँ पे देखें तो 8, 12 और 11, 15 है, तो ये 12 डे के ऊपर अर्लीस्ट फिनिश हो सकती है और 15 डे तक भी लेके जा सकते हैं इसको। तो इसमें 3 दिन का स्लैक है आपके पास। इस एक्टिविटी को आप 3 दिन लेट कर सकते हैं, तो उससे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर 1 दिन भी लेट करेंगे आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके एरोज हैं डार्क में, ये जो शो हो रहे हैं, ये एरो जो है ये शो कर रहे हैं क्रिटिकल पाथ को। अब ये क्रिटिकल पाथ के ऊपर जितनी एक्टिविटीज है, एक तो आप इसमें वो देखेंगे इसमें किसी में स्लैक नहीं है। जो स्टार्ट है अर्ली और लेट का और जो फिनिश है वो सब में सेम है, 17, 17, 21। जबकि जो बाकी आपके जो पाथ हैं इनमें किसी ना 1 या 2 एक्टिविटी के अंदर स्लैक होगा। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से टास्क आपके प्रोजेक्ट के क्रिटिकल टास्क हैं। कि ये 1 दिन भी लेट हो गए तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो उतने दिन ही डिले होगा। तो इन टास्क को फिर कैसे करते हैं मैनेज? रिस्क अगर आपने मैनेज करना है तो सबसे पहले हम इन टास्क को मैनेज करें। ठीक है, इस सबसे पहले देखेंगे कि HR क्या चाहिए इन टास्क के लिए, मटेरियल क्या चाहिए, मशीन क्या चाहिए, और इन टास्क में क्या क्या रीजंस हो सकती हैं डिले आने की। ठीक है, सारे रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे और उन रिस्क को मिटिगेट करने की एक पूरी पॉलिसी बनेगी कि ये बंदा अगर सिक हो जाता है या अवेलेबल नहीं होता तो इसकी जगह कौन सा बंदा फ़ौरन आएगा। ये मशीन अगर अवेलेबल नहीं है या ब्रेक हो जाती है तो उस मशीन को हमने कैसे फ़ौरन रिप्लेस करना है। या अगर बजट या कोई प्रोक्योरमेंट का पार्ट है इसमें, वो अगर लेट हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है। 10 दिन अगर लेट होने के चांसेस है, उसको 10 दिन पहले ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्रिटिकल पाथ है इसको आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी एक्टिविटीज को छोड़ दें। ठीक है, उसमें भी जिसमें स्लैक है उन एक्टिविटीज को आप रिलैक्स कर सकते हैं। मसलन अब ये दोनों एक्टिविटी ऑलमोस्ट पैरेलल में होंगी, ये 8th डे और 12th डे 11। तो यहाँ पे जो बंदा है वो आपके पास फ्री हो जाएगा, हो सकता है 12th डे के ऊपर। उस वक्त ये जो टास्क है वो चल रहा होगा, तो यहाँ से रिसोर्स जो है वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं कि अगर किसी वजह से यहाँ पे जो रिसोर्स आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलते तो हम इस एक्टिविटी में से कुछ रिसोर्स यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्या कहते हैं एक वैल्यूएशन बनेगी, ये आपको बेसिकली काफ़ी इंसाइट देगी आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि कौन कौन से टास्क क्रिटिकल हैं, कौन से टास्क में स्लैक है आपके पास, उसको आप। अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा स्लैक है ना 3 दिन का, तो यहाँ पे एक बंदा कम कर दें। ठीक है, वैसे ही जो है इसको एक्टिविटी का टाइम 13 या 14 दिन तक कर दें,
तो उससे प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस पर ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें। ये क्रिटिकल टास्क है, तो यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है उसको यहाँ पे मूव कर दें, मशीन को इधर मूव कर दें। तो ये सारी जो है वो जब पूरे प्रोडक्ट की एक बनती है, आपके पास क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होता है, तो यू गेट एन आइडिया कि किन किन टास्क जो हैं उनको आपने मैनेज करना है ज़्यादा, मोनिटर करना है ज़्यादा, और किन टास्क को जो है वो आप इनको भी मोनिटर करेंगे, लेकिन इस टास्क के अंदर, इस पूरी लाइन के अंदर आपके पास 2 दिन या 3 दिन का स्लैक है। तो ये टास्क अगर एक दिन लेट हो जाता है, ये भी एक दिन लेट हो जाता है, ये भी एक दिन लेट हो जाता है, आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल टाइमलाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा लेट होगा तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो इसकी भी मॉनिटरिंग होगी, लेकिन टास्क जो आपका क्रिटिकल पाथ जो है उसको हम, या तो ये है कि उसके अंदर जो क्रिटिकल पाथ है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, वो फिर क्रैशिंग का एक अलग टॉपिक है, किस तरह से आप प्रोजेक्ट को क्रैश कर सकते हैं। इसमें आपके पास 3 दिन अवेलेबल है ना यहाँ पे, तो यहाँ से रिसोर्स उठा के इन एक्टिविटीज़ पे लगाएं, इन एक्टिविटीज़ का टाइम रिड्यूस करें, और आप प्रोजेक्ट जो है उसको 21 से 18 पे ले आएँ। जो क्रिटिकल टास्क है इनको भी 18 डेज़ का कर दें या 19 डेज़ का कर दें, दोनों को। तो यहाँ से जो है वो फिर आगे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। प्रोजेक्ट प्लानर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो फिर इसकी बेस के ऊपर काफ़ी उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि हम कौन से काम जो है वो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए, टाइम कम करने के लिए, HR को कैसे मैनेज करना है। अच्छा सर, इसमें टाइम का तो आपने बताया, हाँ जी, ये एक्टिविटी इसमें डिले आता है, तो इसमें पूरी प्रोजेक्ट है वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के बेस होता है। हाँ जी। तो बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम कैसे दे सकते हैं? उसमें जो है वो 3-4 चीज़ें आती हैं। अगर आपने मशीन हायर की हुई है कोई, उसकी कॉस्ट पड़ेगी। 3 दिन प्रोजेक्ट लेट हो गया, 3 दिन मशीन की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जो लेबर है, कोई कंसल्टेंट है, या जो आपने बंदे अपने, जो आपके अपने बंदे हैं, उनकी 3 दिन की आप सैलरी निकाल लें, वो 3 दिन की सैलरी आपको पे करनी पड़ रही है बिकॉज 3 दिन आपका प्रोजेक्ट डिले हुआ है। एक तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, फिर उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। कई दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 2 वीक लेट होगा तो 1% एवरी वीक जो है वो आपकी डिडक्शन होगी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी कॉस्ट होती है। एक तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है ना आपकी HR की कॉस्ट, और आपकी जो मटेरियल की तो नहीं, रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है मशीन्स की, ठीक है, वो आपको जो है वो मसलन 50,000 सैलरी है बंदे की, 10 बंदे लगे हुए हैं, 5 लाख एक दिन की जो है वो, लेट्स सपोज वर्किंग डेज अगर आप निकालें तो एक दिन की जो है वो उनकी 2,000 पर बंदा है, तो 20,000 पर डे तो आपको पड़ रहे हैं। ठीक है, वो चाहे प्रोजेक्ट काम हो या ना हो। और दूसरी फिर अगर आपने वो पेट्रोल है, आना जाना है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट आप निकाल सकते हैं HR और मशीन्स की। बाकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं वो भी होती हैं नॉर्मली, ठीक है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है। वो जब आप टास्क को लाइन करते हैं, किसी भी रिसोर्स को लाइन करते हैं कि ये एक्टिविटी ऐसे कटिंग करके पार्टी है, इसलिए 10 बंदे चाहिए, उन 10 बंदों के आगे आप ऑर्डरली उनके वेजेस भी लिख देते हैं, वो आगे पता चल जाता है कि एक आप कितनी कॉस्ट में होगा, तो जितनी बेसलाइन से वो एक्सटेंड करेगा टाइम, उतनी कॉस्ट भी आगे आपको शो कर देगा कि इतनी कॉस्ट आपकी। ये रात में सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये बेसिकली प्राइमावेरा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें, बस बेसिकली इनका तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है, स्लैक, एक्टिविटी, उसका प्रीडिसेसर, एक्चुअल टाइम, लेट टाइम, फिनिश टाइम, ये टर्मिनोलॉजी पता है तो सॉफ्टवेयर सीखने में आपको जो है वो इतना मसला नहीं होगा। वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के प्राइमावेरा के और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। बेशुमार रिसोर्स है इसका, और एक बुक भी है, बल्कि काफ़ी बुक हैं। एक MS प्रोजेक्ट की जो बुक है स्पेशली, एक तो ये बुक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मेंटल मेरिडेथ, और एक और है टूल्स एंड प्रैक्टिसेस, एक और बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी है। यानी ये आप कह लेंगे प्रैक्टिकल, इसमें एग्जांपल्स और वो काफ़ी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो चीज़ें हैं। बाकी जब जैसे हमने कहा था, ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो कुछ स्लाइड है इसमें, अभी इस दफ़ा वो नहीं डाली। रिस्क रजिस्टर जो है वो बेसिकली आपने बनाना होता है। तो जो एक्टिविटीज़ बनती हैं, जो जिस तरह वो एक्टिविटी का रजिस्टर है, इसी तरह का एक रिस्क रजिस्टर जो है वो बनता है। उसमें आप रिस्क का नाम लिखते हैं
और उसका जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, फिर उसका इम्पैक्ट लिखा जाता है कि उसका प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट कितना है, और फिर हम उसके ऊपर लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मिटिगेशन स्ट्रेटजी एक होती है कि मिटिगेट कैसे करेंगे अगर ये रिस्क आ गया, या आने से पहले ही अगर आपको करना है उसको, तो वो क्या स्ट्रेटजी होगी। मिटिगेशन स्ट्रेटजी पूरी उसकी बनाई जाती है, और फिर आगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम, तो मिनिमम ये चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। बाकी और भी इसमें चीज़ें होती हैं कि जो है वो उसका कॉस्ट और टाइमलाइन के ऊपर इम्पैक्ट जो है उसको भी एनालिसिस किया जाता है। लेकिन ये है कि मिनिमम उसके अंदर आपने रिस्क को एनालाइज करना है, उसकी मिटिगेशन प्लान बनाना है, और उसका एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो नॉमिनेट करना है जो उस रिस्क को मॉनिटर करेगा। जिस भी टास्क जब हो रहा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उसने मॉनिटर करना है कि ये रिस्क जो है वो मिटिगेट, ये रिस्क आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना करे। वो कुछ स्लाइड मैंने डाली थी लेकिन वो शायद ना अपडेट नहीं हुई। तो एक ये बुक है, बाकी पीएम बुक जो है वो 7th एडिशन वो भी अवेलेबल है। और नॉर्मली हम रिस्क जो है उनको फिर कैटेगराइज करते हैं 4 कैटेगरीज में। एक होता है मिटिगेट, एक होता है अवॉइड, उसको हर सूरत अवॉइड करना है, और एक होता है उसको बेसिकली आप डेलीगेट कर देते हैं, कोई कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, और एक होता है क्या कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है और इम्पैक्ट भी बहुत कम होता है। ऐसे रिस्क को नॉर्मली हम जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो जब आएगा तो देखी जाएगी। और जिसका इम्पैक्ट भी हाई है और प्रोबेबिलिटी भी हाई है रिस्क की, यानी उसका प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसको हमने अवॉइड करना है हर सूरत। ठीक है, वो अवॉइड कैसे करना है, आपने पूरा मिटिगेशन प्लान बनाना है, एक्स्ट्रा एचआर हायर करना है, एक्स्ट्रा मशीन हायर करनी है, एक्स्ट्रा आपकी जो टाइमलाइन है उसके अंदर आपने एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, और एक होता है जिसको आप मिटिगेट क्या कहते हैं मिटिगेट करते हैं, वो बेसिकली आपका इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है। मसलन आपके जो जहाज़ लैंड करता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लैंडिंग के दौरान जो है वो क्रैश करेगा, लेकिन उसकी मिटिगेशन जो है वो हर वक्त होती है। फायर ब्रिगेड और वो सारा अमला जो है वो हर वक्त वहाँ पे मौजूद होता है कि किसी भी सूरत में अगर ये रिस्क आता है तो वो उसको फ़ौरन हैंडल कर। और एक होता है जो आपने डेलीगेट करना होता है, थर्ड पार्टी को दे देते हैं। मसलन कोई पार्ट है जो आपने कभी नहीं बनाया पहले, तो आप एक जो है वो चाइना में या उधर कोई बंदा ढूंढेंगे फैक्ट्री जो कि आपको वो मटेरियल, वो मशीनिंग, वो सारी करके दे दे, तो आप जो है वो पार्ट खुद भी बनाएंगे, आप उसको बाहर से बनवा लेंगे या कोई कंसल्टेंट हायर कर लेंगे कि वो आपकी उसमें हेल्प कर दे। तो वो ऐसे टास्क होते हैं बेसिकली जिनका इम्पैक्ट भी मीडियम होता है और प्रोबेबिलिटी भी मीडियम होती है। तो ये बेसिकली सारा जो है वो रिस्क को आप एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसकी जो है वो एक मिटिगेशन पॉलिसी बनती है। सर इधर ही पे क्लोज दरम्यान में तो नॉर्मली जो रिस्क रजिस्टर और ये सारा ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब आपका बन जाता है तो उसके साथ ही जो है ये पैरेलल में बनाना होता है प्लानिंग के दौरान। ठीक है, तो आज जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो ठीक है सर, फिर यहीं पे क्लोज करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।